Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, the IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और ये पिक्चर भी देख के आप समझ पा रहे हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान यहाँ होना चाहिए, चाइना यहाँ होना चाहिए, लेकिन खैर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात होने वाली है एक कॉरिडोर बिल्टअप करने की, जो कि हो रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे, जिसको कहा जाता है, जिसको सीपैक बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारी शॉर्टी नोट सीरीज़ का हिस्सा है। ठीक है, शॉर्टी नोट सीरीज़ बहुत अच्छे से जानते हो, अभी तक बहुत अच्छे से समझ गए हो कि हम वो टॉपिक्स करते हैं जो कि दो चीज़ें होती हैं, या तो स्टैटिक जीके का हिस्सा होता है हमारे, या फिर हमारे क्या कंटेक्चुअल जीके का हिस्सा होता है। मतलब क्या, अभी कुछ करंट अफेयर्स में ऐसा हुआ है, कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का हिस्सा होता है। मतलब अभी हाल में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसको लेके हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, या चर्चा आप कह सकते हैं कि तेज़ हो गई है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक पे हम ओवरऑल पूरा, जिसको बोलते हैं ना अंडर द स्क्रूटनी, अंडर द, बिल्कुल जिसको बोलते हैं अंडर द लेंस, हम उसको रखते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग साइड से एंगल से उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के, जब हम IGKO का एग्जामिनेशन देने की बात कर रहे हो, है ना, IGKO के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए यहाँ आए हो। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जितना ज़्यादा आपका दिमाग खुला हुआ होगा उतना आपके लिए आसान होंगी चीज़ों को समझना, उतना आसान होगा चीज़ों को ग्रास्प करना, और उतना आसान होगा इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, जाहिर सी बात है कि IGKO का एग्जाम दे रहे हो, जीके का एग्जाम दे रहे हो, तो जीके में इंटरेस्ट है। कोई मार मार के IGKO का एग्जामिनेशन आपसे नहीं भरवा सकता। आपने ये चीज़ ऑप्ट की है, मीन्स यू इंटरेस्टेड इन जीके एंड मीन्स यू इंटरेस्टेड इन थिंग्स अराउंड यू। जीके का मतलब वही होता है ना, जो भी आपके आसपास है सब कुछ जीके का हिस्सा है, सब कुछ जनरल नॉलेज, जब सब कुछ जनरल अवेयरनेस का हिस्सा है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि जब हम ये बात पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसको इस तरह से पढ़ा करो कि हम इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या हमारे काम की होगी, क्या हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, और क्या चीज़ हम बाकी सारी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। जब हम मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाई करते हैं तो आपको मालूम है कि एक सिंपल सी चीज़ है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम आपको को देते हैं जिसमें आपको कोई फीस नहीं देनी, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ एक चीज़ है कि क्वालिटी एजुकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आपको पहुंच रही है, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना दायित्व ये निभाना है कि आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। डन, सॉर्टेड, ये अपनी डील है। अब अपन आ जाते हैं टॉपिक पे। अपन बात करने वाले हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये दोनों ही चीज़ें जो हैं अपने लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि दोनों ही हमारे पड़ोसी राज्य हैं, है ना, दोनों ही हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, और दोनों के साथ ही हमारे संबंध जो हैं बहुत ही अच्छे चलते हैं, आपको मालूम ही है जैसे कि। ठीक है, तो इनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब अपन बात ये क्या करने वाले हैं, ये समझ लो पहली बात। अब इसमें एक और चीज़ समझने की है। पहली बात, हम वाई इन न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। चाइना पाकिस्तान ने डिसाइड किया है इनवाइट करने का किसी थर्ड कंट्री को। ठीक है, क्यों थर्ड कंट्री को इनवाइट करने की बात की है, जो कि सीपैक प्रोजेक्ट में आए और प्लानिंग करने की बात कर रहे हैं ये सीपैक प्रोजेक्ट को, और अफगानिस्तान से इस तक को ले जाने की बात हो रही है। मतलब क्या, China Pakistan have decided to invite interested third party to join CPEC। मतलब एक एक शब्द का मतलब होता है interested third party, मतलब जो पार्टी ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। मतलब ये इनवाइट किसी ऐसे को नहीं कर रहे हैं कि इंडिया को नहीं बोल दिया इन्होंने कि आप आइए, इंडिया को तो ये बोलेंगे भी नहीं। इन्होंने क्या किया है, जो कि इंटरेस्टेड थर्ड पार्टी है उसको इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं CPEC में। ठीक है, और अभी क्या बात कर रहे हैं कि अब ये बात कर रहे हैं कि इसको अफगानिस्तान तक भी ले जाएंगे। तो आप जो ये बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लाइंस की बात है वो समझे। मतलब क्या हो रही है बात, अब ये बात कब आई है, अभी तक जब तक US था वहां पे अफगानिस्तान में, तब तक ये बात नहीं आ रही थी। ठीक है, तब तक कोई ये सब चर्चा भी नहीं हो रही थी। ये बात आना कब चालू हुई है, ये बात आना चालू हुई है जब अफगानिस्तान किसके अंडर आ गया है, तालिबान के। अब ये क्या है, तालिबान रूल के अंडर आ गया है अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहाँ से बात होना, चर्चा होना चालू हुई है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, या हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, या अगर इसमें ये चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा बन जाता है, तो हमारे लिए क्या होगा, या हमारे लिए दिक्कतें क्यों होंगी, हम वो समझते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे नक्शा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको ये मालूम है कि भारत जो है अपनी सीमाएं किस किस देश से शेयर करता है, नॉर्थ
ईस्टर्न उस पर हम नहीं जाते, ठीक है, वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं, हम भूटान, म्यांमार, नेपाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस तरफ आ जाते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज से हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? आपको मालूम है हम चाइना से करते हैं, चाइना से हम करते हैं, पाकिस्तान से हम करते हैं, ये आप जानते हैं। हम अफगानिस्तान से भी अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, कहाँ पे? कश्मीर में। तो ये भी हमारा नेबर है। क्लियर हो गई बात? अब इसमें चक्कर क्या हो रहा है कि ये सारे ही जो हैं, अब एक तरफ बैठा है क्या? ड्रैगन, जो चाइना है, दूसरी तरफ बैठे हैं पाकिस्तानी। वो तो आपको मालूम ही है कि कितने मधुर संबंध हैं हमारे, जब से आज़ादी मिली है तब से लेकर आज तक, है ना। और आपको ये भी मालूम है कि बहुत क्या है, वो बिल्कुल सामने से वार नहीं करते, पीठ के पीछे छुरी घोंपने वाले लोग हैं वो, है ना। ये इस सिंपल सी एक बात बोली जाती है। इसमें आप क्या कहते हैं कि सीधे कन्फ्रंट जो है, अगर आप देखते हैं 1971 की वॉर के बाद सीधे कन्फ्रंटेशन जो है पाकिस्तान से हमारा नहीं हुआ है। मतलब वो क्या कर रहे हैं उसमें, अगर आप कारगिल युद्ध की बात करते हैं, आप कहेंगे कि मैम कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, लेकिन कारगिल युद्ध जो था वो युद्ध नहीं था, है ना। युद्ध क्या होता है? जब सामने आमने सामने दोनों की आर्मीज होती हैं और आमने सामने हेड टू हेड कन्फ्रंटेशन होता है, उसको हम बोलते हैं बैटल। यहाँ पे बैटल नहीं था, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे उन्होंने घुसपैठिए जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके हमारे एरिया में आ गए थे और हमारे बंकर्स पे, जो खाली पड़े हुए बंकर्स थे, उन पे कब्जा कर लिया था और हमारी चोटियों पे आके बैठ गए थे, ठीक है। उन्होंने बेसिकली क्या किया था? घुसपैठिए थे वो, है ना, इंट्रूडर्स थे जिन्होंने ट्रेस पासिंग की थी। तो ये आपको समझना होगा कि कारगिल युद्ध या कारगिल वॉर हम बोलते ज़रूर हैं, जिसमें ऑपरेशन विजय जो किया गया था जिसके लिए 1999 में, लेकिन वो वॉरफेयर नहीं था, वो हमने उन घुसपैठियों को खदेड़ निकाला था बाहर, और वो हम ऑब्वियसली ऑपरेशन विजय जो था सक्सेसफुल था, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई। हमारे 500 से ज़्यादा जो जवान थे उसमें शहीद हुए, और बहुत बड़ी कीमत, क्योंकि ऑब्वियसली ना वो इतने हाइट पर बैठे हुए थे कि जो भी आदमी, अगर आप ऐसे क्षेत्रों में लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ पे द्रास सेक्टर है, कारगिल है, तो उसमें क्या था, अगर आप वहाँ बैठ के युद्ध लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ऊंचाई पे है और जो नीचे है, जो ऊंचाई पे बैठा हुआ है वो जो है वो बेनिफिट वाली पोजीशन पे बैठा हुआ है। वो अगर एक को मारेगा तो उसका एक मरेगा और आप वो 10 को मार सकता है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हमने वो युद्ध लड़ा था, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जगह पे जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है, जहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं आती ढंग से। अगर आप बात करते हैं तो सी लेवल से 14,000 16,000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित हमारे जवानों ने वहाँ पे युद्ध लड़ा था, ठीक है। मतलब उनने बिल्कुल हकाल दिया था, उनको बाहर निकाल दिया था। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ से मुंह की खाई थी। उसके बाद फिर जो भी हुआ आपको मालूम है कि फिर वो पुलवामा अटैक हुए या वो बाकी जो अटैक्स होते हैं, फिर वो टेररिस्ट के साथ मिलके उन्होंने जो भी किया, वो लश्कर तैयबा ने किया, ये जैश ए मोहम्मद को बैकिंग है उनकी, ये सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन युद्ध के तौर पर सीधे से फाइट नहीं हुई, है ना, पाकिस्तान से। बल्कि 1971 की भी आप देखते हैं, जो लोंगोवाला की जो हमारी वॉर थी, उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें भी उन्होंने बिल्कुल, आर्मी ने सब कुछ है, सरेंडर भी किया, सब कुछ हुआ, शिमला एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सीधे तौर पे आप ये कहिए कि उन्होंने मानी हो अपनी गलती, ये नहीं हुआ था, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो पाकिस्तान तो अपन भूल ही जाते हैं कि पाकिस्तान से अपने कैसे संबंध है, वो तो अपन को मालूम ही है। हाँ, अब उसमें हम बात कर लेते हैं, अफगानिस्तान से हमारे फ्रेंडली टाइज थे, अफगानिस्तान के साथ हमारे फ्रेंडली टाइज थे, लेकिन ये सिचुएशन कब से बदल गई? जब से वो ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे हमला किया, 2000 कब किया? 2001 में, ठीक है। अब इसमें बात क्या हो रही है, जब सितंबर में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब हमला किया गया, तो उस समय पे सिचुएशन कैसी बनी? उस टाइम पे सिचुएशन ये बनी कि बाद में आपको मालूम है कि अमेरिकन एजेंसीज जो हैं उन्होंने पूरा अपना जो ध्यान है, उसके बाद वो अटैक के बाद 9/11 के अटैक के बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा ध्यान जो है वो कहाँ केंद्रित हो गया? वो ये हुआ कि उनको पूरी तरह से नस्तनाबूद करना है टेररिज्म को वर्ल्ड से, ठीक है। तो एंटी टेररिज्म जो ड्राइव थी वो यूएस की स्टार्ट हुई, और उन्होंने कहा कि उनको पूरा का पूरा जो टेररिज्म है उसको पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। अब उन्होंने ये चीज़ चालू की ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करने से, है ना। उसमें उस टाइम पे बुश सरकार की बात करें या उसके बाद हम बात करते हैं ओबामा सरकार की, तो उनका एक ध्येय रहा। उस टाइम पे क्या हुआ आपको मालूम है कि तालिबान में फोर्सेस जो हैं वो यूएस ने भेज दिया। अब इस टाइम पे चीज़ें जो थी तालिबान के ऊपर, हालांकि देखा जाए तो 90s से ही अगर अपन बात करते हैं, अफगानिस्तान जो था तभी से हालात जो थे, सिचुएशन जो थी बिगड़ने लग गई थी, क्योंकि सेंटर जो था, एपी सेंटर जो था, कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म का वो बनता जा रहा था। लेकिन 2001 के बाद से तो सिचुएशन पूरी तरह पलट गई, है ना।
अब क्या हुआ, अब जब नेपट्यून स्पेयर हुआ, ऑपरेशन नेपट्यून स्पेयर आया जिसमें नेवल सील्स ने किया, है ना, विलियम मैकरेवन जो थे वहाँ के एडमिरल थे, हेड थे नेवल सील्स के, उनकी अध्यक्षता में, आप कहेंगे कि उनके सुपरविजन में जो नेवल सील्स ने किया, जब उनने नेपट्यून स्पेयर आया जिसमें बात की गई उसमें बहुत एजेंसीज जो इन्वॉल्व थी, वो क्या थी, CIA था, नेपट्यून स्पेयर किया गया, उस टाइम पे नेवल सील्स इन्वॉल्व थी, और सीधे उनको कौन सुपरवाइज कर रहा था, व्हाइट हाउस कर रहा था। व्हाइट हाउस में कौन प्रेसिडेंट थे, ओबामा थे। तो उसमें उन्होंने किया, और उसको क्या था कि उनको उसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करना है। फाइनली उसामा बिन लादेन उनको कहाँ मिला, अबोताबाद में। अबोताबाद कहाँ आता है, पाकिस्तान में। तो वहाँ पे पाकिस्तान को, उनको कायदे से ये बात हुई कि भाई पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लो। सबसे आसान तरीका था, अगर पाकिस्तान को आप गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लेते इस पूरे ऑपरेशन में, तो जाहिर सी बात थी कि वो चीज़ जो है वो ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा सिंपल वे में वो एग्जीक्यूट हो जाता प्लान। लेकिन अमेरिका भले ही इस बात को, उससे पहले उसने ये बात मानी हो या नहीं माना हो, लेकिन उसके बाद, जो उसामा बिन लादेन के पूरे सिचुएशन के बाद और ये पूरा 9/11 के हमले के बाद, वो ये बात मानने लगा कि नर्सरी ऑफ टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान में है। इसको हम जो इतने सालों से कह रहे थे वो उनके कान में जू नहीं रेंग रही थी, लेकिन अब जब उनके घर में हुआ तो उनको ये समझ में आया कि जो हम इल्ज़ाम लगाते हैं वो सही है। ठीक है, नर्सरी ऑफ टेररिज्म जो है पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की सरकार के बिना इतना बड़ा जो वांटेड क्रिमिनल है, टेररिस्ट है उसामा बिन लादेन, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में छुपा हुआ हो। ये सारी चीज़ें इनको कैलकुलेट किया गया और कहा गया कि भाई अब ये सही नहीं होगा कि पाकिस्तान आर्मी को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया जाए ऑपरेशन नेपट्यून स्पेयर में, और फाइनली उनके बिना, उनकी जानकारी के बिना, उनकी ज़मीन पे यह ऑपरेशन चलाया गया। और आधी रात के बाद आपको मालूम है उसामा बिन लादेन को कैप्चर किया गया। CIA इसमें इन्वॉल्व था, बहुत सालों तक, बहुत सालों की मेहनत के बाद उसको कैप्चर किया गया एक बिल्डिंग में, जहाँ पे इतना ज़्यादा उसका वो था कि उसको देखा जाता था कि वो आना जाना भी नहीं देखा गया उसको कभी बाहर निकलते हुए भी, और वहाँ पे उसको कैप्चर किया गया। फाइनली जब उसको पूरा का पूरा ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हो गया, इस बात की पुष्टि हो गई कि उसामा बिन लादेन ही है, उसका कोई बहरूपिया नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। पूरे एग्जामिनेशंस हो गए उसके, मेडिकल एग्जामिनेशंस। उसके बाद ओबामा ने फाइनली जब आके ये अनाउंसमेंट किया कि उसामा बिन लादेन हैज़ बिन कैप्चर्ड, तो उसके बाद उसको मार तो वहीं दिया गया था, उसके बाद उसको समंदर में जाके उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि तालिबान के लिए कोई एक, जिसको आप कहते हैं ना, एक कोई नया प्लेस ऑफ वर्शिप या प्लेस ऑफ रेवरेंस जो है वो छोड़े। तो समंदर में उसकी बॉडी को डंप कर दिया गया, और आज तक भी उसकी लोकेशन कोई नहीं जानता। ये इतनी स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली टेररिज्म को क्या करती है, कहीं ना कहीं टेररिज्म को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अब ये पाकिस्तान की बात जो है ये अमेरिका को भी समझ में आ गई, तो इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर को लेकर तो चल ही रहा है, लेकिन कश्मीर का जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या POK की बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जो कि कोई भी नहीं चाहता। बहुत लोगों के चूल्हे इस बात से जल रहे हैं, मतलब $1 मिलियन की अगर आप बात करते हैं तो ये पूरी की पूरी $1 मिलियन की फंडिंग्स जो हैं वो उस पर चल रही हैं। बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हैं, ये एक इंडस्ट्री है, जिसको कहते हैं ना, कश्मीर इज नॉट द स्टेट, कश्मीर इज एन इंडस्ट्री। ये बात बोली जाती है, मतलब अगर कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जो ये पूरे, जिनको आप कहते हैं जिनका दिमाग थोड़ा सा टेढ़ा चलता है, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इनके पास कोई काम धंधा नहीं रहेगा, इनके पास वेपन या वॉरशिप्स या वॉरफेयर का पूरा जो इनका बिजनेस चल रहा है वो ठप हो जाएगा। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान में जब हम ये बात करते हैं पाकिस्तान की, तो आपको मालूम है यहाँ पे आ जाएगा आपका अफ़गानिस्तान। ठीक है, आप तकरीबन अफ़गानिस्तान यहाँ पे मान लीजिए। अफ़गानिस्तान में आपको मालूम है अब आ गया है तालिबान। ठीक है, तालिबान आ गया है। तालिबान को ही बैकिंग हमेशा से, एक बात करते हैं, बैकग्राउंड में कौन करता रहा है, पाकिस्तान करता रहा है। ठीक है, अफ़गानिस्तान तो सीधे सीधे तालिबान है, मतलब बहुत आपको मालूम है कि जहाँ पे कितने ज़्यादा आपको, जब हमारा वो हुआ था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में, जो उन्होंने मानी नहीं, हालांकि उन्होंने आज तक उस बात की पुष्टि नहीं की कैसे कुछ हुआ था। ठीक है, तो आपको मालूम है कि हमने कितने सारे जो बेस हैं, कितने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो बेस थे वो वहाँ से
नस्तनाबूद किए थे। वो टेररिज्म के जो बेस थे वो किससे बैकिंग मिल रही थी, ये आपस में आप बात करते हैं तो सिम्बायोटिक रिलेशन है, ठीक है। तालिबान जो है इनको सपोर्ट करता है, ये जो है तालिबान को सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत खतरे की बात है, हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। दूसरी बात हो गई कि अब बात करते हैं अपन पाकिस्तान से निकल के अफगानिस्तान पाकिस्तान समझ में आ गया कि दो कितनी बड़ी अगर ये ताकतें मिल गई, अगर ये बिल्कुल खुले तौर पे मिल गई, वैसे तो मिली हुई हैं, खुले तौर पे अगर मिल गई तो हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। दूसरी बात आ जाती है चाइना, जो हमारा ईस्टर्न नेबर है। चाइना के साथ हमारी समस्या क्या है, चाइना एक तो हमसे कंट्री वाइज हमारी साइज से कितना बड़ा है। आपको मालूम है कि जब हम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडिया अगर 7वें नंबर पे आता है, तो हमारी कंट्रीज़ में 7वें नंबर पे, जोग्राफिकल एरिया में इंडिया 7वें नंबर पे आता है। हमसे बड़ी कंट्रीज़ में कौन से नाम आते हैं, यूएस आता है, ब्राज़ील आता है, कनाडा आता है और चाइना आता है। चाइना का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, राइट। उसके अलावा वहाँ की पॉपुलेशन आपको मालूम है इंडिया से ज़्यादा है। उसकी टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी ज़्यादा है, आपको ये भी मालूम है कि उनके पास अगर आप बात करते हैं तो हर चीज़ आज की डेट में अगर हम भारत में बात करते हैं तो अगर मैं एक स्क्रीन से लेके, ये जो स्क्रीन है से लेके अगर मैं घड़ी की बात कर रही हूँ या एक पेन या कंघे की बात कर रही हूँ, तो वो भी उनकी इतनी सेंध है इंडिया में कि सब कुछ चाइना में चलता है। ये जो हम कहते हैं ना कि हम चाइना को बैन कर देंगे और हम झालरें बैन कर देंगे और दिवाली पे झालरें मत बनाओ, आपको मालूम है कि बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन इंडिया में हो रहे हैं वो भी चाइना से होते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि चाइना कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। और सिमिलरली आपको ये भी मालूम है कि उसके पास अगर वॉरफेयर की बात की जाए तो स्पेस वेपनाइजेशन में भी चाइना आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इंडिया के साथ हमेशा से चाइना के मतभेद रहे हैं और हमारे साथ क्या, चाइना के किसी से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। आज ताइवान से आप देख रहे हैं, ताइवान के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं 15 अगर कंट्रीज हैं जिसके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है तो उनके साथ तो है ही नहीं, जिनके साथ वो बॉर्डर नहीं भी शेयर करता उनके साथ भी उसके संबंध ठीक नहीं है। मतलब कहीं पे भी खड़ा हो जाता है कि ये एरिया जो है हमारा है, ये हमारे अंदर आएगा। मतलब अगर आप वो जिनपिंग साहब की बात करें, उनके हिसाब से तो पूरी दुनिया जो है वो आधी वो कब्जा कर ले कि ये हमारा क्षेत्र है। मतलब और वो क्या करते हैं, आपको मालूम है चेकबुक पॉलिसी उनकी चलती है। श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, आपको बहुत भारी सी रकम दे दी और कहा कि मालूम उनको श्रीलंका पे ऑफ नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब उन्होंने कहा कि एक संधि कर ली कि 99 साल की, अब हम अपना जो पोर्ट है वो आपके एरिया में, आपकी जो ज़मीन है उस पर बनाएंगे। अब इसमें चक्कर क्या हुआ कि उन्होंने कर लिया, लेकिन उसकी वजह से एक और चीज़ क्या हुई कि वो क्या कर रहे हैं, वो घेराबंदी कर रहे हैं भारत की एक तरह से। वो अगर पूरा पैसिफिक, इंडो पैसिफिक एरिया में अपनी जो घेराबंदी है वो कर रहे हैं। ताइवान अगर उनको मिल जाता है, और इंडिया क्यों उस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे लिए बहुत वल्नरेबल सिचुएशन हो जाएगी, हमारी सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सिमिलरली हम क्या चीज़ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका क्यों हमारा इस मामले में साथ दे रहा है, या क्वाड अमेरिका ने हमारे साथ क्यों कर लिया, क्योंकि वो ये बात जानता है कि अगर चाइना की सुप्रीमेसी हो गई तो जापान हमारा साथ इसलिए दे रहा है या अमेरिका हमारा साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इसकी चाइना की सुप्रीमेसी हो गई तो इसके जो रूल है, ये क्या करना चाहता है, ये वर्ल्ड का सुपर पावर बनना चाहता है। ये सिर्फ इंडिया पे कब्जा नहीं चाहता, ये वर्ल्ड का सुपर पावर बनना चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी किसके लिए बजेगी, अमेरिका के लिए बजेगी सीधे सीधे, ठीक है। तभी अमेरिका जो है वो ताइवान को लेकर इतना, ताइवान से कोई बहुत इमोशनल कनेक्शन नहीं है अमेरिका का, लेकिन वो जानता है कि अगर ताइवान पे इन्होंने कब्जा कर लिया और ताइवान को इन्हें हरा दिया तो आपको मालूम है कि जितने चिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं या सॉफ्टवेयर चिप मैन्युफैक्चर होते हैं वो इनको मिल जाएगा। और ताइवान को अगर इन्हें कर लिया तो अमेरिका जो है सीधे सीधे बहुत वल्नरेबल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आती है, इस वजह से हम नहीं चाहते। कोड जो है बाकी कोई भी कंट्री, चाहे आप यूएई की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, कोई भी नहीं चाहता कि चाइना आगे बढ़े। हमारे लिए आपको मालूम है कि कितनी मुश्किल है जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं हम, या इनफैक्ट अपनी भी बात करते हैं अपन, कि अगर जब हम बात करते हैं पीओके की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो वहाँ तो हम ज़रूर बोलते हैं कि कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें चाहिए, ये हम करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है ऊपर के साइड पर, अगर आप देख लें अक्साई चीन की, तो उस पर किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं निकलती जितनी पीओके पे निकलती है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमने 1960s में जब हमारा युद्ध हुआ चाइना के साथ तो क्या अंजाम हुआ है ना, तो हमें ये मालूम है कि हम अभी दो फ्रंट पे युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। और यही सिंपल सी बात है कि ये पाकिस्तान जानता है कि भैया आप एक बार चाइना से उलझ जाओ तो इंडिया की पूरा का पूरी जितनी आर्मी है, जितनी हमारी फोर्सेस हैं, सब एक साइड पे डिप्लॉय हो जाएंगी और हमारा वेस्टर्न महाज जो है वो खोल देंगे, महाज खोल देंगे। तो हम दोनों साइड पे इंडिया को काम हम नहीं कर सकते। श्रीलंका तो वैसे ही अभी गई हुई इकोनॉमी है, तो
तो नीचे के साइड भी जो है चाइना नीचे साउथ से भी हम पे हिट कर देगा, राइट। तो आपको अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए ये जो हम सी पैक डिस्कस कर रहे हैं, हम सी पैक हमें चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉरिडोर से मतलब नहीं है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि इसका इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया के ऊपर कैसे, इसका अदर साइड या फ्लिप साइड इसका जो होगा वो भारत पे कैसे इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अब दूसरी बात हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे नक्शा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको इंडिया ने इस पे बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई है शुरू से। 2013 से जब ये शुरू हुआ था तब 47 बिलियन के आसपास की इसकी लागत थी, ठीक है। लेकिन तब से हम इस पे आपत्ति जता रहे हैं। और क्यों जता रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसका जो लाइन देखेंगे जो डला है तो आपको पता चलेगा कि इनके पास क्या था, इनके पास तरीका था। हालांकि अभी ठंडे बस्ते में थी ये बात, बहुत सालों से इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। तो वो रीज़न क्या था कि जब आप चाइना की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरा इंडिया है, ठीक है। और ये जो लाइन है ना जो चाइना ने खींची है, तो चाइना चाहता तो पूरा घुमा के बलूचिस्तान के एरिया से आते हुए नीचे आ सकता था, ठीक है, लाहौर कराची होते हुए नीचे आ सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल सीधी, जो आप देख रहे हैं ना, काशगर से लेके अगर ये लाइन खींची इन्होंने, इस्लामाबाद से लेके क्वेता से लेके बलूचिस्तान, और क्वेता इन्होंने यहाँ छोड़ दिया क्योंकि उनको मालूम है बलूचिस्तान के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। अब एक रीज़न तो ये था, दूसरा रीज़न ये था कि इनको आदत, मैंने क्या कहा कि इनको आदत है उलझने की। इनको मालूम था कि इंडिया को ये जबरन परेशान करने वाली बात भी थी कि इन्होंने ये जो पार्ट जो खींचा गया है, ये पूरा एरिया जो ये आप देख रहे हैं ना लाइन, ये बेसिकली पूरा क्रॉस करके गया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। और इस वजह से हमने इस पर आपत्ति जताई है कि ये जो आप ले रहे हैं बेसिकली वो भारत का आधिकारिक क्षेत्र है, आप हमारे क्षेत्र से होते हुए जा रहे हैं। तो एक तरह से जिसको बोलते हैं ना बोन ऑफ कंटेंशन, ये जान के कोई ऐसी चीज़ है जो उछाल देते हैं कि इस पर तो इंडिया जो है वो आके इनसे उलझेगा। बस ये मौके ही ताड़ते रहते हैं। मतलब अगर आप वो डोकलाम की बात कर लेते हैं या अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, मतलब इनको सिर्फ मौका चाहिए कि आप आके हमसे उलझिए और फिर हम उस पर जो हंगामा खड़ा करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया जो है इसमें तैयार नहीं है। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं बेसिकली सी पैक प्रोजेक्ट क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सी पैक जो है ये 3000 किलोमीटर लंबा रूट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, जो कि कहाँ करेगा, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को करेगा बलूचिस्तान, इन बलूचिस्तान क्षेत्र में है ये, टू नॉर्दर्न वेस्ट पोर्ट करेगा कहाँ पे जिनजियांग रीजन का चाइना में, ठीक है। अब ग्वादर पोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो ग्वादर पोर्ट जो है अब इसमें थोड़ी सी गर्मा गर्मी कब आई है, थोड़ी सी जिसको बोलते हैं ना शुनबुन चालू हुई है 2016 में। 2016 में मतलब आज की डेट में 47 बिलियन के आसपास स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में 63 बिलियन के आसपास का माना जाता है वैल्यूएशन हुआ है इसका, ठीक है। और 63 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है इसमें सामने कि जब हम बात करते हैं ग्वादर पोर्ट में अभी 2016 में चाइना ने क्या किया है, अपना एक कार्गो जो है भेजा है, ठीक है। और वो उन्होंने क्यों भेजा है, उन्होंने क्या काम करने के लिए भेजा है कि ये अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के लिए इन्होंने अपना कार्गो भेजा है। तो 2016 से एक तरह से आप कह सकते हैं कि चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, और 2017 में अभी फिर अलग अलग चीज़ें जो हैं और भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा इसको एक्टिव मोड में ये आया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सी पैक प्रोजेक्ट जो है चाइना का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना जाता है, जो कि BRI प्रोजेक्ट माना जाता है, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट माना जाता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये इसी तरह का एक प्रोजेक्ट और था जिसको तापी बोला जाता है, ठीक है। तापी प्रोजेक्ट बोला जाता है जिसमें तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया इन्वॉल्व था, ठीक है। तापी प्रोजेक्ट बोला जाता है, जो कि अभी ठंडे बस्ते में चली गई है बात, अभी नहीं हो पा रहा है। हालांकि हम जो तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारे रिलेशन है आप इसमें पढ़ेंगे, मैंने एक शॉर्टी नोट सीरीज़ बनाई हुई है तुर्कमेनिस्तान और इंडिया के रिलेशन में, तो उस पर भी मैंने इसका जिक्र किया है। अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो रामनाथ कोविंद, मतलब अभी प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंट थे इससे पहले मुर्मू जी से पहले, वो रामनाथ कोविंद जी वहाँ पर गए थे, उनने तुर्कमेनिस्तान में बात की है। अब इसमें तापी प्रोजेक्ट पर क्या प्रॉब्लम है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए, अगेन अफगानिस्तान में आपको मालूम है सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं तालिबान को रहते हुए, और पाकिस्तान के साथ तो प्रॉब्लम्स हैं ही इंडिया की, तो ये बन नहीं पा रहा है, ठीक है। इस तरह का एक प्रोजेक्ट है ये भी, ठीक है। तो इसी तरह का एक ये क्या प्रोजेक्ट है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है चाइना का, ठीक है।
अब इसने लॉन्च किया इसको 2013 में, एम्स टू लिंक साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड गल्फ रीजन, अफ्रीका एंड यूरोप विद द नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट। अब ये बातें, एक बात समझो कि ये बातें जो बोली जाती हैं ये तो आधिकारिक बातें हैं, है ना, ये वो बातें हैं जो कि रिपोर्ट्स में लिखी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाती हैं। ये जो हमने बैकग्राउंड पढ़ा, ये बैकग्राउंड पढ़ना ही इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आपको कई बार जो चीज़ें लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, चीज़ें सच्चाई जो होती है उससे बहुत अलग होती है, बहुत भिन्न होती है और बहुत बड़ी होती है ना। ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पे कि ये लिखा गया है कि भैया क्या है कि BRI जो है वो लॉन्च किया गया था 2013 में, और इसका एम जो था वो क्या था, लिंक करना था साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को और गल्फ रीजन को, अफ्रीका को, यूरोप का विद द नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट। ठीक है, लेकिन इसका एक और रीजन ये भी था कि इनको अपनी हेजमनी स्थापित करनी है। चाइना अपनी हेजमनी स्थापित करना चाहता है और वो जितनी भी उसकी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, चाहे आप अफगानिस्तान या पाकिस्तान। अब एक सिंपल सी बात समझो, बहुत पुराना जो युद्ध का एक बहुत पुराना नियम है कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। ठीक है, दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। ये बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी है और इसके चलते हुए भी ये काम जो है वो किया जा रहा है। It will pave the way for China to access the Middle East, Africa from Gwadar port. Enabling China to access the Indian Ocean and return, China will support developmental project in Pakistan to overcome the latter's energy crisis and stabilizing its faltering economy. India has repeatedly registered its protest over CPEC. अब ये बात आ गई ना समझ में, क्लियर हो गई बात कि क्या है कि ठीक है, जो भी इन्होंने बोला वो सब कुछ ठीक है कि भाई इनको अपना जो है एस्टैब्लिशमेंट करना है, इनको अपना ग्वादर पोर्ट के थ्रू इनके लिए जो है बहुत आसान हो जाएगा, आयाम खुल जाएंगे, अफ्रीका में कर सकते हैं, ईस्ट जो बोलते हैं वेस्टर्न एशिया इनके लिए खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इनका कहना है कि भैया मिडिल ईस्ट को एक्सेस कर पाएंगे ग्वादर पोर्ट के थ्रू, अफ्रीका तक जा पाएंगे ये। इसके अलावा आप कह सकते हैं सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही और ये इन्होंने मानी, ठीक है, कि ये इनेबल करेगा चाइना को इंडियन ओशन को एक्सेस करने के लिए। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो आप ये बात कीजिए, इंडिया पेनिनसुलर है, ठीक है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, श्रीलंका को इन्होंने क्या किया, श्रीलंका से इंडिया कैसे जुड़ा है, पाल्क स्ट्रेट से, ठीक है, और कितना यहाँ पे अगर जो हमारे पूरे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो सारे के सारे श्रीलंका से अगर आप बात करते हैं, श्रीलंका में अनरेस्ट होगा तो हमारे सदर्न स्टेट जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आएंगे। अब इन्होंने क्या किया, एक बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पे जो नीचे का एरिया है वो क्या है, इंडियन ओशन रीजन है, ये सीधी सी बात है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो नीचे का इंडियन ओशन रीजन है। इस साइड अगर हम बात करते हैं तो क्या है, बे ऑफ बंगाल है। मतलब आपको एक बड़ा सिंपल सा फंडा समझना होगा चाइना का कि यही जो चीज़ मैंने आपको बोली ना कि वो चेक बुक पॉलिसी जो है, उसकी चेक बुक पॉलिसी उसने श्रीलंका के साथ भी की है, चेक बुक पॉलिसी उसने नेपाल के साथ भी की है, ठीक है, नेपाल के साथ भी उसने यही काम किया। तो आपको मालूम है कि वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत के ऊपर, ठीक है। बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका आ गया क्या, अरेबियन सी। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं इंडो पैसिफिक में, तो यहाँ पे तो वो कोशिश कर ही रहा है इसी तरफ से आने की, यहाँ तो वो कोशिश कर ही रहा है कि एक तरफ से वो किसी तरह से अपना जो दबदबा है वो बना दे, इस तरफ से तो वो कर ही रहा है। अब यहाँ पे वो क्या कोशिश कर रहा है, यहाँ पे पहुँचना उसके लिए मुश्किल था, ठीक है, क्योंकि पूरा क्षेत्र उसको यहाँ से क्रॉस करके पूरा यहाँ तक जाना पड़ता। तो अब उसने क्या किया है, यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ पे उसने ग्वादर पोर्ट को अगर वो अपना बना लेगा, ग्वादर पोर्ट पे अगर वो एक्सेस ले लेगा, अगेन कहीं ना कहीं ये चेकबुक पॉलिसी ही काम कर रही है वहाँ पे भी, ठीक है। ग्वादर पोर्ट पे अगर अपना ये इसने बना लिया, और यहाँ पे अब श्रीलंका और नेपाल तो बेचारे मजबूर है ना, छोटे स्टेट्स हैं, वो इसका सामना नहीं कर सकते मजबूरी में, जिसको आप कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं बिल्कुल एहसान अभी इसका लेके बैठे हुए हैं, ऑब्लिगेशन लेके बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट नहीं कर सकते चाइना के अगेंस्ट, तो वैसे ही रिवोल्ट नहीं कर सकते, तो वो तो चलो उनकी तो मजबूरी है जिसका फायदा चाइना उठा रहा है। यहाँ पे तो पाकिस्तान का अपना खुद का भी एजेंडा है, वो तो खुद भी ये चाहता है कि भारत पे किसी तरह से दबदबा बन सके। अब वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के सामने खड़ा नहीं हो सकता, ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। जैसे इंडिया में ये अवेयरनेस है कि भैया अगर युद्ध हुआ चाइना के साथ तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते, ये बात भी बहुत तय है। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं कि हम अपनी आर्मी को स्टेप अप करने की बात कर रहे हैं या हम अपनी रिस्पॉन्डिंग फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बातें कहाँ से आ रही हैं निकल के, ये हम चाइना के लिए कर रहे हैं, ये हम पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझना होगा कि हम अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन चाइना के
साथ वॉर की आती है तो अब पाकिस्तान को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि वो पूरी तरह इंडिया पे तो कब्जा नहीं कर सकता, किसी भी हाल में इंडिया को ये हिला नहीं पाएगा, है ना। तो अब उसको भी सपोर्ट चाहिए। तो ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल एक पन दो काज हो गए। एक तो उसको इकोनॉमिक सैंक्शन भी मिल रहा है, इकोनॉमिक उसको एड भी मिल रहा है, उसकी जो जीडीपी है वो भी ऊपर जाएगी, और उसका जो बहुत पुराना उसका जो सपना है 1947 से, जो उसको का सपना है कि भाई वो इंडिया पे, भगवान जाने वो करना क्या चाहते हैं ये नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है। ये इंडिया के साथ जो कब्जा करते हैं या इंडिया के ऊपर के साथ जो ये मुठभेड़ करते हैं, या कश्मीर क्या करेंगे लेके, जो उनके पास है इनसे वही नहीं संभल रहा। लेकिन खैर इनका एक बड़ा पुराना सपना है ना, तो ये चल रहा है। तो इनको मालूम है कि एक पन दो काज कि ये भी अपना पूरा हो जाएगा, और ये तो है ही, चाइना के सपोर्ट से ही ये भी कर लेंगे। तो इनने अगर ये ग्वादर पोर्ट इसके हाथ में आ गया, चाइना के हाथ में, तो क्या होगा, आपको इसको एक्सेस मिल जाएगी, किसकी, अरेबियन सी की भी। तो अरेबियन सी की एक्सेस मिल गई, मतलब आपको मालूम है कि उसको इस तरह से भी इंडियन ओशन में एक्सेस मिल जाएगी। मतलब क्या, आपको ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से इंडियन ओशन में उसका कि एक तरह से आप बोलेंगे कि वो अपना जो है वो वर्चस्व जो है वो बना लेगा, ठीक है। अब ये बात हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसने क्या कहा, इसने, हालांकि इसका रीज़न ये बार बार क्या दे रहा है, इकोनॉमिक रीज़न है, मतलब इकोनॉमी को ये आगे बढ़ाना चाहता है, इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन आपको अंडर करंट समझ में आया कि अंडर करंट क्या है इसका, और यही वजह है कि हम इसको इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या हम इसको रिवोल्ट कर रहे हैं, या हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं निरंतर, ठीक है। हमने बहुत सारी जगहों पर ये बात जाके बोली है कि हम इसके अगेंस्ट हैं। मतलब इंडिया हैज़ बिन वेरी वेरी वोकल अबाउट the CPAC protest against the CPAC. Now आपको एक और बात समझनी है कि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा एक पन दो काज, तो पाकिस्तान के लिए तो इसलिए भी बहुत सही है कि उनकी, पाकिस्तान की जो जीडीपी जो है वो गिरती जा रही है। मतलब उसकी तो वैसे भी कोई, आप ये कह सकते हैं वहाँ पे कोई एक तो स्टेबल सरकार नहीं आती। इमरान खान की सरकार आई थी, चल रही थी ठीक ठाक, तो आपको मालूम है वहाँ पे हर कभी तख्ता पलट की सिचुएशन बन जाती है ना। तो आपको मालूम है कि उनके इंटरनल अगर आप बात करते हैं पॉलिटी, तो उसके कोई बुनियाद ही नहीं है, हमेशा से हिली हुई बुनियाद है उसकी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे क्राइसिस की सिचुएशन कभी बाहर गई नहीं है। तो अभी उसकी जो इकोनॉमी है वो वैसे ही फॉल्टर कर रही थी, और अभी कोविड की महामारी में तो आपको मालूम है पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है वो डूब गई हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो कहाँ ही लगती है, ठीक है। तो इनका ये कहना है, वहाँ के जो सदर हैं उनका कहना है कि 2015 से अगर अपन कंसिडर करते हैं 2030 तक, और उनका ये कहना है कि अगर ये CPAC हो जाता है 2030 तक, तो उनका कहना है कि हमारी कम से कम 2.5 से 3% तक हमारी जो जीडीपी है वो 2.5 से लेके 3% तक उन्होंने इस पे अनुमान दिया है कि हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं उनकी महत्वाकांक्षा, उनको लग रहा है कि 2.5 से 3% तक उनकी जीडीपी जो है वो ग्रो कर जाएगी, यह उनका अनुमान है 2030 तक। इसके अलावा जब आप बात करते हैं तो उनका कहना है कि 30 मिलियन जॉब्स जो हैं वो 2030 तक, ये CPAC के आने के बाद 30 मिलियन जॉब्स जो हैं उसकी जो आयाम है वो खुल जाएंगे, ये उन्होंने कहा है, या आधिकारिक तौर पे उन्होंने कहा है, ठीक है। तो उनके लिए तो दोनों तरफ से आप कह सकते हैं ना कि बिल्कुल दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में वाली हिसाब है। तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोपेल करना चाहते हैं, और हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है हम इसको रजिस्टर कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट अपना CPAC के लिए बार बार रजिस्टर करते जा रहे हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान ने, चाइना ने और क्या वादा किया है कि भाई आपकी फॉल्टरिंग इकोनॉमी को कर लेंगे, और आपकी एनर्जी सिक्योरिटी भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी क्राइसिस से भी हम आपको उभार देंगे, ठीक है। तो ये दो तीनों चीज़ें समझ में आई। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्शन क्या है, अप्रीहेंशन हमारा क्या है। अब रीज़न हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया है। पहली बात है कि हमने ये बोला, सबसे पहला जो हमने बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए जारी है, तो हमने ये कहा कि सीधे सीधे भैया ये खंडन किया है आपने, वॉयलेशन किया है आपने हमारी सॉवरेनिटी का और हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी इस तरह के भारी भरकम शब्द जो है वो चाइना को समझ ही नहीं आते। ये एथिक्स की जहाँ बात आती है ना, वहाँ चाइना का कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा कि 15 जो राज्य हैं उनसे तो उसकी जो है वो बॉर्डर लगती है, वो तो उसको चाहिए ही चाहिए, जिनसे नहीं लगती वो भी उसको चाहिए। मतलब आप ताइवान, हांगकांग, तिब्बत तो छोड़ ही दें, मतलब जहाँ पे नहीं है वो तो सीवी के एरिया को भी कह लेता है कि हमारे अंडर आता है पूरा, ठीक है, ये हमको पूरा चाहिए। तो उनकी बात तो आप, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात तो आप चाइना के साथ कर ही नहीं सकते। उनका ये कहना है कि आपको, मतलब आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं कि हमारा है, कुछ दिन में वो नेपाल को भी कहेंगे हमारा है। इनका तो कोई दीन ईमान इस मामले में है ही नहीं कि हम इनसे इस बारे में कोई बात करें।
पर हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि CPEC जो है यूनिलैटरली डिवाइस किया गया है चाइना के थ्रू, ये मतलब सोच समझ के किया गया है, इसमें हमसे कोई डिस्कशन, कोई बातचीत, कोई जिसको आप कहते हैं ना, कोई संधि समिट कुछ नहीं हुई है। एक तरफा इन्होंने ये डिसाइड कर लिया और एक तरफा इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइना ने किया और इसको कहां से इसे पास कर दिया, जैसे मैंने कहा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जो हम मानते हैं कि हमारा यूनियन टेरिटरी, अगर भारत का नक्शा देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि बीच के बीच इन्होंने ले लिया है। मतलब उसमें अगर हम देखते हैं, अब ये कुछ भी कहें कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, भारत के लिए तो वो हमारे उसमें आता है ना, हमारे मैप में आता है, हमारी टेरिटरी में आता है और पूरी दुनिया उसी नक्शे को मानती है भारत के, ठीक है। पाकिस्तान कुछ भी नक्शा मानता है उससे हमें क्या लेना देना है। मतलब हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे आपने क्वेश्चन उठाया है, आपने घुसपैठ की है हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में। अक्साई चीन जो लेके बैठे हैं वो तो बैठे ही हुए हैं, अब वो इस तरफ भी अपना जो है एक तरह से दबदबा बना रहे हैं, ठीक है। और चाइना जो है उससे थ्रू यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो कि इलीगल ऑक्यूपेशन पे है पाकिस्तान की, ये हम मानते हैं, ठीक है। हम ये नहीं मानते जो वो कहते हैं, पाकिस्तान में अगर आप जाएंगे ना तो वो क्या कहते हैं मालूम है, जो हमारा कश्मीर का क्षेत्र है उसको कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको वो IOK कहते हैं, जैसे हम उसको POK कहते हैं। मतलब वो चीज मान के चल रहे हैं कि वो उनका है और हमने उसको ऑक्यूपाई करके रखा है, विच इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी थिंग। मतलब अगर आप 1947 के विभाजन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बेसिकली कश्मीर हमारा ही है, तो ये अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान मानते हैं हम। और इस वजह से हम कह रहे हैं कि आपने बिना हमसे बातचीत किए, आपने बिना हमारी अनुमति के, आपने बिना हमसे कोई चर्चा, कोई डिस्कशन किए, आपने हमारे क्षेत्र में से लाइन निकाल दी है, आपने हमारे क्षेत्र में से कॉरिडोर निकाल दिया है, जो कि आपको आधिकारिक कोई आपको किसी भी प्रकार का आपको कोई अधिकार नहीं था वो काम करने का। अगर ये चीज़ हम चाइना में जाके करें तो अभी तक तो वो हमला कर चुके होते हैं हमारे ऊपर, है ना, अभी तक तो पूरा UN सब हिला दिया होता उन्होंने। तो ये चीज़ है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि आपने किस तरह से उसका कॉरिडोर को किया है। दूसरी बात हम करते हैं परसेप्शन रिगार्डिंग चाइनीज मोटिव ऑफ स्ट्रेटेजिकली एनसर्कलिंग इंडिया। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिंपल सी बात है कि वो जिस तरह से कर रहे हैं, अगर आप इसमें बात कर रहे हैं, ये तो किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, एक्सपर्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है, जिसको थोड़ी भी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंटरनेशनल पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग है। और अभी तो आप लोगों में भी आ गई होगी, हमने इतना सारा पढ़ लिया है कि आई एम श्योर कि आप में बच्चों अभी भी ये अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी जो बड़ों में नहीं आई है। अगर आपने सारे वीडियोस देखे ना ध्यान से तो ये अंडरस्टैंडिंग आप में बन गई होगी अभी तक। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो कोई भी आदमी, कोई भी लेमन भी ये बात समझ जाएगा कि वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, इंडिया को घेर रहे हैं चारों ओर से। जैसे मैंने आपको कहा कि ईस्ट वेस्ट में तो वो ऑलरेडी जो है वो श्रीलंका को कर चुके थे, तो वेस्ट से तो आ ही रहे थे इंडिया में IOR के थ्रू। अब उन्होंने क्या किया, वो इसके थ्रू पाकिस्तान से, मतलब ऊपर से आप चारों ओर से लिटरली वो घेर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें, मतलब यहाँ से भी आ रहे थे, अब चाइना यहाँ पे अगर पड़ता है तो ऊपर से भी इंडिया क्या आ गया, मतलब अफगानिस्तान जो है वो आपको कहाँ पे शेयर करता है, वो अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया में कश्मीर का या लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान करता है, ठीक है। तो वहाँ से लेते हुए, पाकिस्तान से लेते हुए, ये पूरा आप देख रहे हैं इस तरह से, अगर आप देख रहे हैं अरेबियन ओशन से लेते हुए वो फिर IOR तक आ रहा है। मतलब वो चारों तरफ से बेसिकली क्या कर रहा है, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है और बहुत स्ट्रैटेजिकली कर रहा है। और नाम क्या ले रहा है कि हम तो इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको सेज बोला जाता है। तो क्या कह रहा है कि हम तो सेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जोन, इकोनॉमिक जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बात बहुत सिंपल सी समझ में आ रही है कि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बनाना चाह रहा है, क्योंकि वो बायलैटरल मिलिट्री अलायंस तैयार करना चाह रहा है इंडिया के अगेंस्ट। और अगर बायलैटरल मिलिट्री जिसको आप बोलते हैं अलायंस, अगर भारत के अगेंस्ट तैयार होता है तो आपको मालूम है कि अगर दोनों ही साइड पे, ईस्ट और वेस्ट पे महाज खुल जाता है तो आपको मालूम है बहुत स्थिति गंभीर हो जाएगी। मतलब 1971 में तो फिर भी जब आपको मालूम है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वाली सिचुएशन थी, जब बांग्लादेश था और आपको मालूम है पाकिस्तान था वेस्ट में, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और ख़राब हालात जो हैं वो होने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पे तो बांग्लादेश जो था, वहाँ पे तो एक्सट्रीमिज़म जो था वो ठीक था कि वो तो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश चल रही थी, मुक्ति वाहिनी चल रही थी, तो वहाँ पे वो वॉरफेयर की सिचुएशन नहीं थी हमारे साथ ईस्ट में। जो चीज़ें हो रही थी वो अलग थी, जो सिचुएशंस थी वो अलग थी। उस टाइम पे सैम बहादुर जो थे वो आर्मी के चीफ थे, इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी, मुजिबुर रहमान जो थे वो
बांग्लादेश में बैठे हुए, तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, समय बहुत डिफरेंट था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना नहीं था जितना आज के ज़माने में है। आज के ज़माने में अगर ये चीज़ हुई तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात क्रिएट हो जाएंगे, हमारे लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रिम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो करेगा वो करेगा। चाइना अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर चाइना नहीं किया, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम अपनी इकोनॉमी से हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। मतलब 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है चाइना की अकेले की, ठीक है। अगर वो चाहे तो अगर सिर्फ इकोनॉमी की वाइज अगर बात करें तो आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा नुकसान वो पहुंचा सकता है, और स्पेशली अगर उसके पास बायलैटरल उसने मिलिट्री अलायंस कर लिया पाकिस्तान के साथ तो। Apprehension about lack of transparency and financial viability, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि अप्रहेंशन मतलब क्या, कि डाउटफुल है ना, कोई चीज़ जिसमें आपको कंफ्यूजन हो या डाउट हो उसको हम बोलते हैं अप्रहेंशन होना। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि अप्रहेंशन किसके बारे में बात हो रहा है, कि इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि मतलब एक चीज़ ये है कि बिल्कुल सीधा सीधा खेल नहीं होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होगा मामला, कहीं ना कहीं उसमें कुछ उलझने, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंडर कवर होंगी, ये बातें मानी जा रही हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल वायबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें से। अगर हम पढ़ते हैं इसको, देयर इज ऑल्सो एन अप्रहेंशन that inability to repay loans will pave the way for Chinese intrusion in the internal affairs of defaulting countries, particularly in light of recent Sri Lankan crisis। अब आपको एक बहुत सिंपल सी बात मालूम है, ये वही वाली बात आ गई है जहां पे मैंने आपको बताया कि चाइना की बड़ी सिंपल सी पॉलिसी रही है, पे बुक पॉलिसी या चेक बुक पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, है ना। तो क्या करता है कि वो लोन दे देता है, बड़े बड़े अमाउंट के लोन दे देता है, और ऑब्वियसली वो जानता है कि वो ऐसी इकोनॉमीज को लोन दे रहा है जो कि उस अमाउंट को रीपे नहीं कर सकते, या एटलीस्ट उस टाइम ड्यूरेशन में रीपे नहीं कर सकते जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो लोन दिया गया है। तो क्या खेलता है इस पे, वो उसकी स्ट्रैटेजीज पे ये होती है कि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है और जानते पूछते वो लोन देता है। अब कोई ऐसा कोई वो ह्यूमैनिटेरियन तो कॉज के लिए देता नहीं है, फिलैंथ्रोपिस्ट उसके एटीट्यूड तो होता नहीं है चाइना का, ठीक है। तो उसका जो पूरा का पूरा जो उसका फोकस होता है वो ये होता है कि भैया हमने आपको लोन दे दिया, अब आप हमारे नीचे आ गए, आप एक हमारे ऑब्लिगेशन में दब गए, अब क्या है आपसे, अब हम आपसे, अगर आप हमको अपना पैसा वापस नहीं करेंगे या तो आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए सूद समेत, और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, आप हमारी बात मान लीजिए। मतलब सिंपल सी बात है, आप हमसे एक ट्रीटी कर लीजिए, संधि कर लीजिए, आप वो नहीं कर सकते, आप हमें कैश में नहीं लौटा सकते, आप हमें काइंड में लौटाइए। तो ये उसका टेक्निक है, हर जगह से है उसकी टेक्निक। तो क्या करता है, आप ज़्यादातर देखेंगे तो वो ऐसी कंट्रीज़ को, ऐसे स्टेट्स को लोन ऑफर करता है या लोन देता है जो कि उसको मालूम है वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं या इकोनॉमिकली वीकर क्लास हैं। मतलब चाहे आप उसमें अफ्रीका की जगह देख लीजिए, घाना देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, वो ऐसी ही जगहों को लोन ऑफर करता है, ठीक है। अब जैसे कि वो चीज़ आ गई पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में क्या होगा, जैसे मैंने पढ़ा आपको कि इसमें क्या करेगा, वो एनर्जी क्राइसिस या एनर्जी सिक्योरिटी में मदद करेगा पाकिस्तान की। अब इसमें सिंपल सी बात है कि इसके पास जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी अगर आप बिलियन की लागत आप मान रहे हैं, 47 बिलियन की लागत मान रहे हैं, डॉलर 47 बिलियन की, या फिर आप इसको 67 बिलियन की लागत मान रहे हैं, जो आज की डेट में 63 से 67 बिलियन के आसपास आंकड़ा हुआ है इसका। तो ये पैसा अभी देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तो है नहीं। नो चंक ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, वो चाइना से आ रहा है, ठीक है। अब इसका आपको मालूम है सीधे सीधे से खेल क्या होगा, इसका बिल्कुल सीधा सा मामला ये होने वाला है कि फाइनेंशियल जो वायबिलिटी है उसके ऊपर क्या किया जाएगा, ये चाइना के लिए इंट्रूजन आएगा इंटरनल अफेयर्स में, ठीक है। इंटरनल अफेयर्स का मामला जो है वो भी आएगा यहाँ पे, मतलब वो जो उनके आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करने का एक तरह से लाइसेंस जो है वो चाइना को मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अनधिकारिक लाइसेंस मिल जाएगा। आधिकारिक लाइसेंस कैसे मिल जाएगा, कि अब आपको मालूम है कि भैया आपने अगर किसी बनिए से अगर आपने ब्याज खाया हुआ है, तो कई बार अपन बोलचाल में भी बोलते हैं ना कि भैया तुम्हारी क्यों बात माने यार, तुम्हारा कर्जा खाया हमने, है ना। तो तुम्हारा कर्जा खाया हमने वाला जो फंडा है, ये देशों में जब बात होती है तो सीधी सी बात है कि जब बोला जा रहा है कि भाई हाँ तुमने कर्जा खाया है, हमारा कर्जा खाया है, मतलब क्या, अब हम तुम्हारे ऊपर किसी ना किसी तरह से अपनी डोमिनेंस दिखाएंगे। तो आपको मालूम है कि इंटरनल अफेयर्स में भी उसका जो है एक तरह से हस्तक्षेप जो है वो हो जाएगा। और जैसे कि ये चीज़ देखी जा रही है रिसेंट श्रीलंकन क्राइसिस में, अगर आप देखते हैं कि अभी वहाँ पे जो गोटभया पक्षा की सरकार है जो वहाँ पे पलट गई है श्रीलंका में, वहाँ पे भी इसका जो एक रुख है चाइना का वो उसी तरह का रहा है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि इसी प्रकार की जो उसका जिसको आप कहते हैं मोटस ऑपरेंडी जो है पाकिस्तान का, चाइना का, वो इसी तरह का रहा है। ये चीज़ आपको अभी श्रीलंकन क्राइसिस में नज़र आ रही है, और यही चीज़ जो है मोर और लेस आप देखेंगे तो इसी तरह का पैटर्न जो है वो पाकिस्तान के साथ भी फॉलो होना वाला है।
या उसकी मंशा जो है वो यही है, ठीक है। अब पॉसिबल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं, द पार्ट्स ऑफ द रोड बिल्ट विद इन द प्रोजेक्ट इन पोटेंशियली एक्ट एज अ ट्रांजिट पॉइंट फॉर इस्लामिक इंसर्जेंट सच एज ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM। जब हम बात कर रहे हैं बेसिकली, अब इसमें सिंपल सी चीज़ हो रही है कि अगर आप इसका देखेंगे, अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे कि किस तरह से गया है, सी आप इसको देखेंगे कि काशगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है चाइना से, और ये पूरा क्रॉस करते हुए POK को क्रॉस करते हुए ये आया है, आपको मालूम है पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ग्वादर। अब आपको मालूम है बलूचिस्तान में आपको मालूम है किस तरह का जो वहाँ के जो लोग हैं वो कितने रिबेलियस हैं टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ पावर या सेंटर ऑफ गवर्नेंस जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है, वहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीमिज़म की एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं, और इसी वजह से आप एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि जब बलूचिस्तान की तरफ से भी ये इश्यूज़ होंगे, या फिर आप बात करते हैं कि पोटेंशली इंडिया में, तो आपको मालूम है कि एक टेररिज्म का बहुत बड़ा ख़तरा है ही। एक्सट्रीमिज़म ग्रुप्स के लिए ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि उनको बिल्कुल तश्तरी में रख के आप जैसे कोई चीज़ सर्व कर दे रहे हैं, बिल्कुल उस तरह की चीज़ हो जाएगी जहाँ पे एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म की बात होगी, बिकॉज ये इतना सिंप्लीफाई कर देंगे आप उनके लिए चीज़ें कि उनको मालूम है दैट इंट्रूजन जो है वो किसी भी एरिया में बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए, बहुत आसान आप उनके लिए चैनल जो हैं वो आप खोल दे रहे हैं, राइट। सो इट इज़ मैंने इनफैक्ट एक अभी वो पढ़ा था, एक आर्टिकल पढ़ा था इसके ऊपर, और एक्सपर्ट का कहना है, जो डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं पास्ट में, उनका कहना है कि इट इज़ लाइक ओपनिंग ऑफ द पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स का आपने नाम सुना है? उसमें कहा जाता है कि वो एक मुसीबतों का डिब्बा है, उसको खोलते ही पूरी दुनिया जो थी उससे पहले बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, बड़ी अमन थी, अमन था, शांति थी, सब कुछ थी दुनिया में, और जैसे ही वो पेंडोरा बॉक्स खोला तो सारी मिजरी, सारी प्रॉब्लम, सारे पेन, सारी सफरिंग्स जो हैं वो एकदम से खुल के बाहर आ गई, है ना। तो वही बात है, उन्होंने कहा डिफेंस सेक्रेटरी ने, इट इज़ लाइक वन बिग ओपनिंग ऑफ द पेंडोरा बॉक्स। तो वन बिग ओपनिंग ऑफ द पेंडोरा बॉक्स क्यों कहा गया? क्योंकि आपको मालूम है दैट उस पर्टिकुलर रीजन पे, द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव लोकेशन, बहुत सेंसिटिव लोकेशन है। इंडिया के हिसाब से तो ऑब्वियसली हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल ख़तरा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, अगर हम छोड़ देते हैं तो भी अगर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के लिए ही एक का काइंड ऑफ अ थ्रेट पोज हो जाएगा, क्योंकि आपने जिसको कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा नर्सरी ऑफ टेररिज्म या नर्सरी ऑफ एक्सट्रीमिज्म अगर आप मानते हैं तो उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, राइट। तो अगर आप वहाँ पे अगर कोई चीज़ आप ऐसी मुहैया कराएंगे विच विल मेक थिंग्स ईजियर और विच विल मेक द टेरेन ईजियर, राइट, सो उसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काज के लिए होगा ऐसा नहीं है, उसके अलग इस्तेमाल दूसरी चीज़ों के लिए भी हो सकता है और किया ही जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक द इंटरनेट, राइट, व्हेन यू कैन हैव, जैसे हम कहते हैं ना, साइंस जो है एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी है और अभिशाप भी है। इट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड द बिगेस्ट कर्स। तो इट इज़ सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग, जब आप इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हैं इस तरह के इतने सेंसिटिव एरिया में या इतने ऐसे सेंसिटिव प्लेग्राउंड पे, तो यू नो दैट इट कैन बी वेरी वाइटल एंड इट कैन बी वेरी वेरी पेनफुल एंड इट कैन बी वेरी वेरी ड्रेडफुल ऑल्सो। तो ये वाली जो चीज़ है, एक ये सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस जो हैं इसके बहुत बड़े आ जाएंगे, स्पेशली विद इस्लामिक इंसर्जेंट ग्रुप्स। जो इस्लामिक इंसर्जेंट या एक्सट्रीमिज्म के ग्रुप्स हैं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पोज कर देंगे। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर अपन बात करते हैं तो आपको मालूम है बलूचिस्तान का जो पश्तून जो वहाँ की कम्युनिटी है वो आपको मालूम है बहुत टाइम से अगर बात करते हैं हम, मतलब जब उनका ये कहना है कि भाई वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे, अरब्स ने, मतलब 7th सेंचुरी से उनका मानना है कि 7th सेंचुरी में अरब्स आए और फिर किस तरह से बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, और उसमें एक पश्तून कम्युनिटी है जो कि बहुत सालों से क्या मांग रहा है, पाकिस्तान से अलग होने की उसकी मांग है, ठीक है। तो वहाँ पे बलूचिस्तान का इस्लामिक जो मूवमेंट है वो अलग चलता है, जो कि सेपरेशन मूवमेंट है, इंसर्जेंट मूवमेंट है, एक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। और दूसरा आपको मालूम है यहाँ पे जैसे आप पढ़ पा रहे हैं ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है ये आपको मालूम है 1949 से एक्टिव है, ठीक है। 1949 से क्यों एक्टिव है ये? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस टाइम पे चाइना ने, जो कि आपको मालूम है कि चाइना ने ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पे क्या कर दिया था, इन्वेड कर दिया था, तुर्कमेनिस्तान पे कब्जा कर लिया था, तब से यहाँ पे एक तरह से फ्रीडम की बात चल रही है और लिबरेशन की बात चल रही है। और वो बात करते हैं बार बार क्या कि हमें लिबरेशन चाहिए, हम इसको वापस अपनी जगह को, जैसे बोला जाता है कि ऑब्वियसली कोई ज़बरदस्ती अगर इन्वेट कर ले आपको और ज़बरदस्ती उसमें आपके कब्जा कर ले, तो एक द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड लिबरेशन जो है वो 49 से चल रही है। तो ये कॉन्स्टेंट
प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको एक तरह से मालूम है कि दोनों ही लेवल पे इस्लामिक सर्जन ग्रुप्स जो हैं वो बलूचिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान में भी, मतलब आई मीन बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में भी, और आपको मालूम है तुर्किस्तान का भी ये जो इस्लामिक मूवमेंट है ये भी, दोनों ही चीज़ें इसमें प्रॉब्लम कॉज करेंगी, और बाकी तालिबान की तरफ से अगर इश्यूज होते हैं तो वो अलग है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स। नाउ हम अपनी अगर ओवरऑल अप्रोच की बात करते हैं कि इंडिया का ओवरऑल अप्रोच इसको लेके क्या रहा है चाइना BRI को लेके, तो हमें एक बहुत सिंपल सी बात मालूम है कि हम एक्टिव कोऑपरेशन की बात करते हैं। भारत जो है हमेशा से एक्टिव कोऑपरेशन में विश्वास रखता है। हम एक्टिव कोऑपरेशन की बात करते हैं विद द अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स टू रीप द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी एंड येट मेंटेन इट्स स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम चाइना। अब हम क्या करते हैं, इंडिया में एक सिंपल सी चीज़ है, हमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में ये बात समझ में आ गई है कि हमें अगर रीजनल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो हमें सबसे अच्छा तो ये होता कि चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे होते, सबसे बढ़िया बात ये होती है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर पाकिस्तान से भी हमारे संबंध अच्छे होते तो आप ये सोचिए कि हम जो इतनी एनर्जी, इतना पैसा, इतना डिफेंस में जो हम पैसा लगाते हैं वो हम बहुत पॉजिटिव चीज़ों में लगा सकते थे। बट द पॉइंट इज कि वो हो सकता था, मतलब हो सकता था, वो बहुत ही जिसको हम बोलते हैं ना एक यूटोपियन थॉट है जो कि शायद अभी तो नियर फ्यूचर में पूरा होता हुआ हमें नहीं दिख रहा। इनफैक्ट चीज़ें तो अभी और ज़्यादा वर्सन होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन तो हमें ये बात मालूम है कि अब हमें अगर रीजनल कनेक्टिविटी की ज़रूरत है तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम जिनसे भी और संधि कर सकते हैं हम उनसे करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ गुड रीजनल कनेक्टिविटी इन द एरिया ऑफ जिसकी बात करते हैं आप इंडियन ओशन रीजन की भी, और अगर हम बात करते हैं पूरे अगर आप एशिया पैसिफिक रीजन की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी, ठीक है। तो हम किस तरह की संधियाँ कर रहे हैं, अभी हमने बेसिकली जापान के साथ संधि की है। हम जो है बाकी जो स्टेट अगर हम देखते हैं, इंटर स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो हम नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार, जो हमारे बाकी जो हमारे जिसको आप कहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हम ये इंटर स्टेट या इंटर कॉरिडोर जो हैं इस तरह की संधियां भी कर रहे हैं, जहां पे हम आयाम खोल रहे हैं, जहां पे हम जो कार्गो मूवमेंट है वो हम थोड़ा रिलैक्स करने की बात करते हैं, या फिर हम इंटर बॉर्डर जो मूवमेंट है, रोड्स का नेटवर्क है, उनको बढ़ाने की बात करते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। अगर हम इनफैक्ट ब्लू इकोनॉमी के थ्रू भी हम रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमारा मतलब यह है कि हम और भी स्टेट्स जो हैं आसपास के जो रीजन्स हैं उनके साथ हम अपना जो कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसको बढ़ाएं और रीजनल कनेक्टिविटी पे फोकस करें, irrespective of the fact that we know that we have a neighbor sitting right next to our heads जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है, और उसके होते हुए, उसका डोमिनेंस होते हुए कहीं ना कहीं हम उसको ओवरलुक करके और बाकी जो रीजन्स हैं उनके साथ हम कनेक्टिविटी पैदा करें या बढ़ाएं। ये हमारा एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और एक हमारे लिए दिस इज़ व्हाट वी आर, ये हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का हिस्सा भी है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल एशिया अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर की, ठीक है, ये हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडिया और जापान ने ऑफर किया है बेनोवलेंट एंड रूल बेस्ड ऑन ऑल्टरनेटिव टू द BRI। ये हमने क्या किया है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है ये हमारी तरफ से और जापान की तरफ से एक बेनोवलेंट मूव है जो कि हमने किया है, विच इज़ द ऑल्टरनेटिव विच वी कंसिडर एज ऑल्टरनेटिव टू द BRI। जो चाइना का BRI है उसकी जगह ये हमारा उसको जवाब है। लेकिन वही बातें हैं कि अभी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी जिसको बोलते हैं ना होने वाले प्रोसेस में है, जिसको आप कहते हैं पाइपलाइन में है अभी इनको होने में, क्योंकि बहुत बड़ी संधियाँ होती हैं जब इतने बड़े कॉरिडोर्स बनते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी प्रोस कॉन्स, पैसा, लागत, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एंड विद द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू राइट नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड एंड द यूक्रेन एंड द रशिया वॉर एंड द थिंग्स जो कि जिस तरह की चल रही हैं, तो कई चीज़ें जो है अभी इस वजह से बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रही हैं, जितना उनकी एक स्पीड होनी चाहिए थी या जितना एक टारगेटेड सेट किया गया था, टारगेटेड लिमिट सेट की गई थी, उससे काफ़ी डिरेंज्ड वे में चल रही हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं, दूसरा हमारा क्या है, हमें क्या करना है, हमें काउंटर करना है चाइना की मिलिट्री राइज को। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये मालूम है कि हमें एक चीज़ जो बिल्कुल साफ साफ बहुत ग्लेयरिंग एग्जांपल के तौर पे हमें नज़र आ रही है, वो ये है कि इस सब के पीछे जो ये सब हो रहा है कॉरिडोर के पीछे, सबसे बड़ा जो सोच है जो काम कर रही है चाइना की, स्पेशली चाइना की जो सोच काम कर रही है, वो क्या काम कर रही है, वो ये काम कर रही है कि इनको आपको क्या करना है, आपको
सीधे सीधे तौर पे आप बायलैटरल एक्टिविटीज स्टार्ट करने वाले हैं, बायलैटरल मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट करने के आप फिराक में हैं, जो कि चाइना और पाकिस्तान के साथ दोनों कंट्रीज जो है मिलकर करने वाली हैं। और सेंटर में इंडिया है और ये इंडिया को ही घेराबंदी इंडिया की करने वाली हैं या करना चाहती हैं, है ना। ये इनकी मंशा है जो कि बहुत ही क्लियर है, मतलब ये कुछ भी उसके आगे पीछे बताएं, कुछ भी ये स्टोरी दें, कुछ भी ये फंडे दें, उससे कुछ नहीं हो रहा है। ये मंशा बहुत क्लियरली समझ में आ रही है हमें। अब इसमें एक और चीज़ है, आपको मालूम है कि ये जब हम बात करते हैं चाइना की या पाकिस्तान की, तो जैसे मैंने आपको कहा कि कई बार क्या होता है, एक क्लास होती है, आपकी क्लास में आप समझते होंगे कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही, जिनका दिमाग जो है वो टेढ़ा चलता है, ठीक है, मतलब कुछ भी कर लीजिए आप, बहुत नटोरियस होते हैं, बड़े शैतान होते हैं, उनको हर तरह से आप किसी भी तरह से आप उनको समझा लीजिए, मना लीजिए, काउंसिल कर लीजिए, डांट लीजिए, मार लीजिए, असर नहीं होता। वैसे ही हमारे जो पड़ोसी हैं दोनों, वो भी बिल्कुल ऐसी नालायक टाइप के पड़ोसी हैं हमारे, ठीक है, कि उन पर बिल्कुल किसी चीज़ का असर नहीं होता, वो उनका दिमाग है ही, वो ऑफ टेंजेंट ही काम करते हैं। और ये सिर्फ मुसीबत भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए बनी हुई है आज की डेट में। लेकिन अब क्योंकि हमारे ही पड़ोसी हैं तो सबसे ज़्यादा उसका असर हम पे होता है, बाकी विश्व जो है वो तो बाद में आता है, ठीक है। तो हमारे साथ हमें उनको काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसमें से एक बात अगर हम करते हैं, जैसे इंडिया को अब बात हो रही है कि अब यूएस को भी ये बात समझ में आ रही है। अभी तो यूएस जो था वो इस चीज़ से बिल्कुल अलग था। अब क्या है, यूएस को एक चीज़ समझ में आ रही है कि चाइना जो है अपनी सुप्रीमेसी या हेजमनी जो है वो स्टैब्लिश करना चाहता है, और यूएस ये बात बहुत अच्छे समझ गया है कि चलिए घेराबंदी जो है भारत की हो रही है, वो बात अपने आप में ठीक है, लेकिन उसका सीधा अगर आप बात करते हैं तो चाइना का कम से कम जो फोकस है मेन, वो सिर्फ इंडिया नहीं है, वो एक इंडिया को एज अ स्टेपिंग स्टोन देख रहा है, और वो इंडिया पे डोमिनेंस लाके वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो वर्ल्ड हेजमनी की तरफ एम करता है, फोकस करता है। वर्ल्ड हेजमनी में मतलब क्या, अभी आपको मालूम है यूएसएसआर और यूएस की जब बात होती थी तो यूएसएसआर तो बिल्कुल बाहर ही चला गया है, अब बचा क्या है, यूएस। तो सीधे सीधे मतलब वो किससे कम्पीट करने की बात कर रहा है सुप्रीमेसी के मामले में, यूएस से। और वो ये भी जानता है चाइना कि वो सीधे सीधे यूएस से टकराएगा नहीं, मतलब हालांकि उसने अभी जब ये ताइवान वाला मामला हुआ जिसमें आपको मालूम है पेलोसी जब आई, तब उसने ज़रूर ये बात सीधे सीधे बोल दी, मतलब जिनपिंग ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बिल्कुल सीधे ही बात बोली कि अगर वो आती हैं और वो ताइवान जाती हैं तो फिर यूएस जो है इसके परिणाम भुगतेगा, ठीक है। अब लेकिन खैर उससे कुछ हुआ नहीं, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि व्हाइट हाउस है, यूएस भी कोई इस बात से, मतलब जो ना आप एकदम कोई पीछे डर के कोई बैकआउट करने वाले कंट्री तो है नहीं, तो खैर वो आई भी, चली भी गई, वो सब कुछ रहा। लेकिन चाइना ने अपना, आप कह सकते हैं ड्रैगन ने अपना थोड़ा सा जो कड़ा रुख है वो यूएस को दिखा दिया। अब एक चीज़ ये हुई, दूसरी चीज़ अगर आप कोविड के टाइम से देखते हैं तो एक और जो चीज़ें आ रही हैं बार बार निकल के सामने आ रही हैं, पुष्टि नहीं हो पा रही है इसकी, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि वुहान में जो ये कोविड फैला या कोरोना वायरस जो फैला, आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, जो पूरी दुनिया में पेंडेमिक, आज भी दुनिया जो है उससे जूझ रही है, उलझ रही है, आज भी जो है हम उसकी चपेट में हैं, आज भी जो वेव्स हैं कोविड की वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, राइट। तो ये बात आती है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है बंद हो गई, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बैठ गई, लिटरली ये चीज़ हुई। तो अगर आप ये बात करते हैं, मतलब इतना तो वो काला जार जब हुआ था या ब्लैक फीवर जब आया था तब भी नहीं हुआ था, इतने मैसिव उस पर जो पैंडेमिक फैला है, राइट। तो ये कहा जा रहा है कि ये चाइना के बायो वॉर का एक हिस्सा है। इस तरह की आपको मालूम है कि इस तरह की बातें आई हैं कि लैब में जो है वो इस तरह का वायरस जो है बनाया गया, और ये एक तरह से चाइना ने बायो वॉर स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है इससे या वट एवर, कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं वो किस तरह से चरमरा गई, ठीक है। आपको ये भी मालूम है कि ये एक स्टेट है जो कि बहुत ही नोटोरियस है, मतलब ये अपने जो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो काम है वो बहुत नोटोरियस है। वहाँ पे आपको मालूम है गवर्नमेंट ऐसी है कि चीज़ें बाहर निकल के नहीं आती जैसे अपने यहाँ कुछ भी होता है तो अपनी जो प्रेस है वो तो कहीं पर भी पहुँच जाती है, मतलब अपने यहाँ आपने देखिए पेपराजी का क्या हाल है, वहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्थ कोरिया और चाइना में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत रेगुलेटेड है, मतलब प्रेस वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेगुलेटेड है, ये फ्री प्रेस वाला कंसेप्ट ना वहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। मतलब वो अगर आप देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रेगुलेशन में है प्रेस, वो क्या लिख रही है, क्या सूचना बाहर जा रही है कंट्री के बारे में, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल है उस चीज़ को लेके, राइट। तो एक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता नहीं चल पाती। तो यूएस को अब जाके ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि भैया अगर आपको अपनी हेजमनी को मेनटेन रखना है या आपको अपना डोमिनेंस मेनटेन रखना है तो आपको चाइना को काउंटर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और चाइना को काउंटर करना पड़ेगा इस वजह से वो इंडिया के साथ अलायंस बढ़ा रहा है, ठीक है।
सिंपल सा फंडा है। मतलब मैंने जैसे बोला था एक बार आपको, जब मैंने यूएस इंडिया रिलेशनशिप पढ़ाए थे तब मैंने आपको कहा था देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड परमानेंट एनिमी इन इंटरनेशनल पॉलिटी, है ना। इंटरनेशनल पॉलिटी में कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, वैसे वैसे ये समीकरण बदलते जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अमेरिका और यूएसएसआर, बिल्कुल ही मतलब आप बिल्कुल ही दो बिल्कुल चौकिन चीज़ की बात कर रहे हैं ना, इनको साथ लाना बड़ा मुश्किल काम है। इंडिया पाकिस्तान को साथ लाना बड़ा मुश्किल काम है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सालों से डिस्प्यूट हैं, तो वो ज़रूर आप कह सकते हैं कि एक परमानेंट स्टेट ऑफ एनिमिटी आ गया है, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभी यूएस क्या कर रहा है, इंडिया ने अपना क्या किया है, इंडिया ने अपना स्ट्रेंथन किया है अपना कोऑपरेशन यूएस के साथ। मतलब अगर आप बात करते हैं हमारी ट्रेड पार्टनरशिप जो है यूएस के साथ भी ऑल टाइम हाई पे है। जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, जिसमें आपको मालूम है क्वाड, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है हमारा ऑन हुआ है, जो कि चाइना का जो कि मेन रीजन जिसका जो क्या है, आप बात कर सकते हैं कि इंडो पैसिफिक में आपको किसी तरह से चाइना की डोमिनेंस को रोकना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे मैंने कहा कि जब ये संधियाँ होती हैं ना, तो आप सीधे तो ये नहीं लिख सकते कि भैया हमें ये जो संधि हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें किसी चौथी पावर को रोकना है। उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आप बोल देते हैं कि भैया इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, पर अंडर करंट जो है वो बेसिकली यही है, ठीक है। चाइना को आपके राइस को रोकना है। यही चीज़ अगर आप देखते हैं तो अभी यूएई की और फ्रांस की और इंडिया की ट्राइलैटरल संधि भी हुई है, ठीक है। तो ये ट्राइलैटरल मीटिंग जो हुई है फ्रांस की, इंडिया की और यूएई की, तो उसका भी मकसद यही है कि चाइना को कंटेन करना है या चाइना को रोकना है आपको, है ना। जो उसकी एक डोमिनेंस बढ़ती जा रही है जो इंडियन ओशन रीजन में, उसको आपको रोकना है। तो अभी आप देखेंगे तो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज भी देखेंगे, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाती हैं, यूएस भी आ जाता है, जापान तो ऑब्वियसली जापान चाइना हैज़ ऑलवेज बिन ऑन अ वेरी काइंड ऑफ नॉट ऑन अ वेरी हैप्पी टर्म्स रहे हैं। तो जापान तो हमेशा से चाहता है कि चाइना की कोई सुप्रीमेसी ना हो क्योंकि उसमें भी उनका भी बहुत पुराना इतिहास जाता है, ठीक है। उसमें भी अगर आप उनके इतिहास की बात करते हैं तो बहुत पुराना जाता है। हालांकि वो इतिहास जापान की तरफ से भी था, जापान ने भी इन्वेट किया था चाइना का कुछ हिस्सा, तो वहाँ से जाता है। लेकिन खैर उनके बीच के जो रिलेशन है वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। तो जापान भी नहीं चाहता कि चाइना की इस्टेब्लिशमेंट हो। बाकी जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो तो ऑब्वियसली नहीं चाहती हैं। तो ये सारी जो रीजन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, हम चाइना को हम कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं उस रीजन में। नाउ रीजनल एंड सब रीजनल कोऑपरेशन सच एज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, जिसको BBIN बोला जाता है, ठीक है। इन कंट्री के कॉन्फेडरेशन को क्या बोला जाता है, BBIN बोला जाता है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल आ जाता है। ये अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो कि आपको मालूम है यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सी पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे, वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है बेसिकली। लुक वेस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की चल रही है, उसके तहत हम ये बात कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, सागर इनिशिएटिव ला रहे हैं हम, ठीक है, या प्रोजेक्ट मौसम ला रहे हैं हम, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पॉलिसीज ला रहे हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रैटेजिक एस्पिरेशन और रिस्पॉन्ड टू ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ BRI। तो इसमें हमारा जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि हम अपने रीजनल और बाकी जो हमारे स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमारे ईस्टर्न साइड के हमारे स्टेट्स हैं, उनके साथ हम अपनी पॉलिसीज़ या अपना रिलेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करें। और किसी तरह अगर हम ये बात करते हैं ग्रोइंग इन्फ्लुएंस जो BRI का है, उसको हम नलिफाई करने की कोशिश करें या उसको कम से कम हम मार्जिनलाइज करने की कोशिश करें। और इसके तहत हमने अलग अलग इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको मालूम है एक क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, एक आपको मालूम है हमने प्रोजेक्ट मौसम और सागर इनिशिएटिव, हमारे कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि हमने इस जिसको आप कहते हैं कि इस पॉइंट पे या इस मुद्दे पे या इस टॉपिक पे आप कह सकते हैं हमारा, या इस राह पे हमारा पहला कदम है, ठीक है। नाउ वाई इंडिया स्टैंड्स ऑन BRI प्रोजेक्ट मैटर्स टू चाइना। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अब बात कर लेते हैं चाइना की, ठीक है। अब अपन ने इंडिया की बात कर ली, अब अपन आ जाते हैं चाइना पे। अब होता ये है अब होता ये है कि चाइना की अगर बात की जाए तो उसको तो खैर फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब वो तो ये है कि आप बोलते रहिए, करते रहिए, आप UN क्या कह रहा है, फलाना क्या कह रहा है, कौन सी ट्रीटी में क्या डिस्कशन हो रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ब्रिक्स समिट में आप क्या कह रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, वो सुनता ही नहीं है किसी की, जितना उसको सुनना है उतना ही सुनना है, उससे ज़्यादा वो नहीं सुनता, है ना। यही बात मैंने आपसे बोली कि जब बात हम करते हैं कि आप कितना ही बोल लिया जाए, मतलब तिब्बत में अगर आप कहा जाए दलाई लामा को कब
कब से इंडिया ने शरण दी हुई है, कितने ही लोगों ने उस पर टेबल बजा ली है, लेकिन उसके ऊपर कान पे उसके जू नहीं रेंगती। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडिया का स्टैंड क्या है BRI में उस पर, वो चाइना को मैटर करता है या नहीं करता, ये सबसे बड़ी बात है। अब क्या बात है कि इंडिया, अब ऐसा थोड़ा है कि हम उनके इमीडिएट नेबर हैं और वो हमारे नहीं हैं। मतलब अगर वो हम उनके पड़ोसी, अगर वो हमारे पड़ोसी हैं तो हम भी तो उनके पड़ोसी हैं ना। और उनकी बात की जाती है कि अब सिंपल सी बात है कि उनको मालूम है कि चाइनीज़ नेबरहुड पॉलिसी के हिसाब से इंडिया जो है बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि अगर बात करते हैं तो ऊपर पड़ जाता है रशिया, नीचे आ जाता है इंडिया। रशिया के साथ अभी आपको मालूम है कि किस तरह के हालात चल रहे हैं, किस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं। ठीक है, मॉस्को एंड कीव के बीच में आपको मालूम है अभी सिचुएशन जो है बहुत ग्रिम चल रही है और रशिया अपने आंतरिक मामलों से उलझ रहा है, लेकिन हालांकि चाइना ने उसको सपोर्ट किया है। जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल उसमें, जब UN के जो ह्यूमन राइट काउंसिल था उससे जब बाहर निकाला गया था, एक्सपेल आउट किया गया था रशिया को, तो चाइना वाज अमंग वन ऑफ द कंट्रीज जिसने फेवर में वोट नहीं किया था। मतलब इस फेवर में, मतलब रशिया के फेवर में वोट किया था इन द सेंस, ठीक है, कि उसको नहीं निकाला जाना चाहिए, इसके लिए उसने वोट किया था। ठीक है, तो रशिया से उसके रिलेशन ठीक है, लेकिन रशिया की अभी अपनी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, रशिया ऊपर पड़ जाता है, रशिया काफ़ी ऊपर पड़ जाता है। तो जब हम बात करते हैं नीचे की, तो इस रीजन में हमें इंडिया का सपोर्ट, उसको या सपोर्ट नहीं भी, तो इंडिया को वो ओवरलुक पूरी तरह तो नहीं कर सकता। ठीक है, सपोर्ट उसको भले ही ना मिले इंडिया से, लेकिन उसको ये मालूम है कि इंडिया को पूरी तरह से ओवरलुक तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब स्ट्रेंथनिंग BRI लेजिटिमेसी की अगर हम बात करते हैं तो डिस्पाइट बीइंग यूनिलैटरल प्रपोज, द BRI इज एंड शैल मल्टीलैटरली bilaterally pursue taking India on board in discussion is much needed for supporting BRI's legitimacy। अब बात जब legitimacy की आ रही है तो ठीक है, बना भले ही ले, और वो पूरा उसने बना दिया है, आपको मालूम है काशगर से लेके ग्वादर पोर्ट और सब कुछ हो गया है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात करते हैं तो उसमें लेजिटिमेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है ना, कि कोई चीज़ जो है आप उसको बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अब ऐसा थोड़ा है कि इंडिया चाहे तो पाकिस्तान में जाके इधर से उधर तक लाइन खींच दे और कहे कि भाई हम तो सीधे यहाँ से अफगानिस्तान जाएंगे, नहीं हो सकता। आपको पाकिस्तान का आपको कंसेंट चाहिए होगा। अगर आप किसी के इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर आप जा रहे हैं, ट्रेस पास कर रहे हैं, तो आपको उसकी क्या चाहिए, आपको उसका कंसेंट चाहिए होगी, राइट। तो यहाँ पे बात यह हो रही है कि अगर ये यूनिलैटरली उसने प्रपोज तो कर दिया है, लेकिन अगर आप उसको आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं या आप ये बात करते हैं कि भाई इसको आपको एक तरह की रिकग्निशन की बात चाहिए या रिकग्निशन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, चाहे वो बायलैटरल हो चाहे मल्टीलैटरल हो, उसको कहीं ना कहीं इंडिया का कंसेंट चाहिए या उसको इंडिया को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू डिस्कशन। कम से कम आप उस चीज़ को डिस्कशन के लिए आपको लेना पड़ेगा, अगर आप उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो अपनी BRI को, वरना इसको लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। हालांकि अगेन जिस तरह का चाइना का व्यवहार रहा है, जिस तरह की चीज़ें रही हैं, इट हार्डली केयर्स फॉर द लेजिटिमेसी। बट अगर आप इसकी बात करते हैं तो अगर उसको BRI की लेजिटिमेसी को मेंटेन रखना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको इंडिया की इंडिया की सहमति की उसको ज़रूरत पड़ेगी। इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ BRI's पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव। अब BRI ऑब्जेक्टिव जब देखा जाए, जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है उसके 5 इनके प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो 5 प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं इनकी, 5 प्रायोरिटी एरियाज जिसको आप कह सकते हैं। तो BRI के नेमली पहला जो है वो है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, कि आपको पॉलिसी जो है वो कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए। फैसिलिटेटिंग कनेक्टिविटी, आपकी कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश है इसके ज़रिए। इम्पेंडेड ट्रेड, आपके ट्रेड रिलेशंस जो है, रीजनल ट्रेड रिलेशंस, उनको इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, ठीक है। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ अबाउट इकोनॉमी, एवरीथिंग इज़ अबाउट फाइनेंसेस। आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी ला रहे हैं या अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इकोनॉमी और फाइनेंशियल वायबिलिटी इज़ इन द सेंटर ऑफ एनी पॉलिसी। तो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ द रीजन दैट इज इन क्वेश्चन। एंड पीपल टू पीपल बॉन्ड, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप बात कर रहे हैं बेसिकली जब आप रीजनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं किसी भी लेवल पे, तो जो भी आपके कॉरिडोर्स होते हैं या जो भी आपके प्रिंसिपल स्ट्रैटेजीज होती हैं या जो भी आपके प्लान्स होते हैं, उसमें इवेंचुअली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट इज अबाउट वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम पॉलिटी की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, आपसी सहयोग बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये आपसी सहयोग किस में बढ़ रहा है, अगर हम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो कंट्री इज़ अबाउट पीपल, है ना, इट्स अबाउट द सिटीजन्स, इट्स
अबाउट द पॉपुलेशन। तो आप क्या कर रहे हैं इवेंचुअली, आप ये कर रहे हैं कि आप रीजनल कोऑपरेशन भी एक तरह से बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप पीपल टू पीपल बॉन्ड जो है अक्रॉस डायमेंशंस आप इनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये 5 इसके बेसिक प्रायोरिटी एरियाज हैं ब्रिक्स। इसके अगर आप बात करते हैं BRI के, सॉरी ब्रिक्स बोल रही हूँ मैं, BRI के। लेकिन इसमें अगर ये सारी चीज़ें करना, इनका जो क्रियान्वयन है या इनको अचीव करना या इनको अटेन करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, अगर आप इसमें इंडिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो। क्योंकि क्या होगा कि अगर इंडिया का सपोर्ट इन चीज़ों में नहीं रहेगा, इंडिया का सपोर्ट BRI को नहीं रहेगा, या लेजिटिमेसी आपके पूरे इतने बड़े जो आपका जो प्रोग्राम है, अगर उसकी लेजिटिमेसी पे ही सवाल उठ जाएगा, तो बाकी जो आपके प्रायोरिटी एरियाज हैं वो तो वैसे ही बैक सीट पे आ गए, राइट। मतलब जब आपके किसी चीज़ के अस्तित्व पे ही सवाल उठ जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें क्या कर लेंगी, ये वाला हिसाब है, ठीक है। तो इसमें आप क्या बात कर रहे हैं, वेरियस लेवल्स पे इंडिया का अगर कोऑपरेशन होगा तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी, इवन उनके फ्रंट पे भी। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट जो हमने बात की कि चाइना के लिए इंडिया का क्या महत्व होगा अगर हम BRI की बात करें तो। दिस इज़ वॉट वी सपोज, दिस इज़ वॉट, ये हमारा आकलन है, ये बुद्धिजीवियों का आकलन है, ये इंटेलेक्चुअल्स का आकलन है, ये इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो सबका उनका जो इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ये आकलन उनका है। बट ऑफ कोर्स चाइना क्या सोचता है, या वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, या वहाँ की जो आप कह सकते हैं सरकार या एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या सोचती हैं, वो उनका बहुत अलग स्टैंड और अलग किसी भी चीज़ पे उनका से रहता है, तो हम उसका आकलन नहीं बता सकते। नाउ नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं ग्लोबल पीस की, एन active Indian engagement would promote sustainable relationship which would go a long way in promoting international peace and prosperity। अब इसमें बात क्या हो रही है, जाहिर सी बात है कि जब आपको मालूम है अगर कोई चीज़ पीसफुली होती है, अगर किसी रीजन में कोई चीज़ पीसफुली होती है, स्पेशली जो उस रीजन का जो बड़ा प्लेयर माना जाता है, अगर उसका कोऑपरेशन आपके साथ है या अगर उसका सपोर्ट आपके साथ है, तो क्या होगा कि कम से कम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं है तो आपका अगर किसी चीज़ का एग्जीक्यूशन है तो बहुत स्मूथ होगा, राइट। तो अगर आप बात करते हैं ग्लोबल पीस के लिए भी, क्योंकि अगर आप ये बात करते हैं कि भाई अभी तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तो हम बहुत जिसको बोलते हैं बहुत सभ्य, बहुत सौम्य वे में ये बात बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा एरिया था, इसमें आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अभी हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात करते हैं, अभी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जा रहे हैं और हम अपने बात रख रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ होती है या ये चीज़ होती रही तो ऑब्वियसली टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एक्सपेक्ट कि हम बहुत ज़्यादा इसमें ढिलाई बरतेंगे या बहुत ज़्यादा हम इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देंगे या बहुत ज़्यादा जिसमें हम कहते हैं कि कोऑपरेशन हम करेंगे, नहीं होगा। इवेंचुअली जो है वो टसल की जो सिचुएशन है वो आएगी या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है तो आपका BRI जो प्रोजेक्ट है वो तो अपनी जगह पर है, या आप जो कॉरिडोर बना रहे हो वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपको बाकी बहुत सारे मुद्दों पे भी, आपको बहुत सारे फ्रंट पे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी, सो विच विल नॉट बी वेरी गुड फॉर ग्लोबल पीस। अगर आप बात करते हैं रीजनल कोऑपरेशन की या पीस की या ग्लोबल लेवल पे पीस की, तो इट इज़ नॉट अ वेरी एडवाइजेबल थिंग टू डू। तो आप इंगेजमेंट जो है, अगर आप इंडियन इंगेजमेंट उसमें रखते हैं तो आपके लिए सस्टेनेबल रिलेशनशिप जो है वो प्रमोट करेगा आपके पूरे एरिया में। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो ये एक एज अ बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनेगा जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आए, या आप कह सकते हैं कि कोई किसी भी प्रकार की जैसे आपको मालूम है कि अभी सिचुएशंस बड़ी टेंस हो रही हैं, तो किसी भी प्रकार का टेंशन रेज हो, इस तरह की चीज़ नहीं आएगी, राइट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन एज आई सेड कि ये हमारा पर्सपेक्टिव है, या ये हमारा पर्सपेक्टिव इन द सेंस ये इंटेलेक्चुअल्स का पर्सपेक्टिव है। अगर आप ये बात करते हैं चाइना के लेवल पे या पाकिस्तान के लेवल पे, सो दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो जान के उन्होंने ये चीज़ की है, ये कोई चीज़ अनजाने में होने वाली नहीं है, है ना। ये चीज़ बहुत जानते समझते बूझते उन्होंने की है, और ऐसा भी नहीं था कि दे डिड नॉट हैव एन ऑल्टरनेटिव, उनके पास ऑल्टरनेटिव था, उन्होंने जानते हुए ये किया है, बिकॉज दे काइंड ऑफ वांटेड अस टू रिएक्ट टू इट, राइट। तो वो चाहते थे, वो ये रिएक्शन हमसे पाना चाहते थे, और वो जानते थे कि हम रिएक्ट करेंगे। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं ये हम बहुत अलग लेवल पे कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ बातें जो होती हैं वो किताबी बातें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं पढ़ाई जाती है, लिखी जाती हैं उसके हिसाब से, और क्योंकि अभी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को किताबी लेवल पे भी समझें। ऑब्वियसली जो अदर एस्पेक्ट है उसका वो हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, वो कई बार जो ज़मीनी हकीकत होती है उससे अलग होती है, राइट। तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं हम दोनों लेवल पे कर रहे हैं। मैं आपको वो चीज़ें भी बता रही हूँ जो किताबों में आपको मिलेंगी, और वो बातें भी हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपको किताबों के बाहर मिलेंगी। तो एक आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट जो है फर्टाइल ग्राउंड माना जाता है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट के लिए क्या माना जाता है इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे यहाँ अगर हम ये पेन से लेके घड़ी में जो 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 चीज़ें यूज़ होती हैं अगर हम देते हैं, घड़ी के पार्ट से लेके एक कंघी भी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी चाइना, अगर आप ये बोर्ड देख रहे हैं तो भी इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इक्विपमेंट जो है, कोई ना कोई पार्ट जो है वो चाइना से ज़रूर आया है। ठीक है, तो आपको मालूम है भारत बहुत बड़ा मार्केट है। और जब हम बात करते हैं बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स का, तो हमने बेसिकली अगर हमने क्लीनर ऐप बॉयकॉट कर दिया, या अगर हमने बात करते हैं अगर हमने टिकटॉक को बैन कर दिया, या अगर कहीं हमने ई कॉमर्स साइट्स बैन कर दी चाइना की, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ है कि चाइना को हमने पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया है। या जो हमने जो 50-50 रुपए की जो झालर हम लगाते थे चाइना में, अगर हमने वो बॉयकॉट कर दी है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि उससे हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट कर दिए हैं। आपको पता चलेगा कितना आयरॉनिकल है ये। अब इसकी अगेन मैं एक बात बताती हूँ आपको कि कितना आयरॉनिकल है कि जब हमने इम्पोर्ट अभी ऑन किया था, हमने इंपोर्ट की छूट दे दी थी जब अभी इंडिया का जब अमृत महोत्सव चल रहा था, जब हमारे 15 अगस्त को जब 75 वर्ष भारत के पूर्ण हुए थे आज़ादी के, तो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा था, है ना। तो उसमें जो पॉलिएस्टर के झंडे हैं वो भी कई बड़ी मात्रा में चाइना से आयात हुए हैं, मालूम है आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो हम पूरी तरह से बॉयकॉट चाइना की बात जब करते हैं तो पूरी तरह से वो सार्थक बात नहीं है, या पूरी तरह से हो गई है। ऑन ग्राउंड लेवल ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है, ठीक है। उसके अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो जो चीज़ें आपको बोली जाती हैं, कही जाती हैं, आपको सुनाई पड़ती हैं, उनसे ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। अब जब हम बात करते हैं, क्योंकि आपको एक और चीज़ है कि इंडिया जो है बहुत बड़ा फर्टाइल ग्राउंड है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का, लेकिन एक और चीज़ है कि अगर हम वाकई जो बात हम बोलते हैं कि अगर हमने सच में उनके इन्वेस्टमेंट को हटा दिया पूरी तरह से, या हमने इंडिया को पूरी तरह से दरकिनार कर लिया, या आप कह सकते हैं कि हमने पूरी तरह से बॉयकॉट, वाकई बॉयकॉट चाइना हो गया, तो चाइना की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह चरमरा जाएगी, क्योंकि इंडिया उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे हैं, कोई भी सरकार ये नहीं कर पाएगी। मतलब भारत की सरकार अभी छोड़ दीजिए, चाहे आप बीजेपी के समर्थक हों, कांग्रेस के समर्थक हों, किसी के भी समर्थक हों, ये पूरी तरह होना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ये बात कर दी गई, अगर ये वाकई में कस दिया गया ना, तो ये वाकई उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि अभी वो उभर रहे हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो उनकी भी बैकफुट पे है। वो उस बात को बोले नहीं बोले, वो चीज़ें सामने आए नहीं आए, लेकिन वहाँ का जो बहुत बड़ा, अगर आप बात करते हैं कि कोई भी इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम होता है जब वहाँ का उद्योग जो है वो अगर नीचे आने लगता है, जहाँ पे प्रोडक्शन जो है यूनिट अगर वो नीचे आने लगता है, तो फिर आपको मालूम है कि इकोनॉमी जो है वो गिरने लगती है, या इकोनॉमी जो है वो पीछे की तरफ जाने लगती है, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल पर अगर आप ये देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि बाकी बहुत ज़्यादा खबरें बाहर नहीं आती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा पता तो नहीं चलता है उनका, लेकिन हमें ये मालूम है कि बहुत बड़े तौर पे उनके यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हुई हैं, जो उनके यहाँ जो छोटे छोटे उद्योग थे वो बंद पड़े हैं, और पैसे की लागत जो है उसकी तंगी जो है वहाँ पे लोगों को हो रही है। तो आपको ये मालूम है कि इट हैज़ अ वेरी डिम फ्यूचर। अगर आप बात करते हैं चाइना की, तो अगर आने वाला जो समय है उसमें उसका फ्यूचर जो है वो बहुत डिम हो सकता है। और ये ऐसा मौका है जब अगर हम सही कदम लें, अगर हम सही चीज़ करें, तो हम उनको किसी तरह से एक समझौते की स्थिति में लाने में कारगर हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम इन्वॉल्व करते हैं BRI नेगोशिएशन में इंडिया को इन्वॉल्व करना, would help dispel any mistrust that both countries may have against each other, hereby paving way for increased investment and enhanced cooperation in other areas of international importance। हालांकि अगेन ये जो बातें हैं ना कि जो होना चाहिए, एक्चुअली आइडियलिज्म की बातें हैं ये, कि अगर हम इसको ऐसा करते हैं तो कोऑपरेशन जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़ेगा। फिर एक वो वाली चीज़ आ जाएगी कि भाई वो तो हम कब से पाकिस्तान से भी करना चाह रहे हैं, है ना, कोऑपरेशन तो हम कब से उनसे भी चाह रहे हैं। मतलब कई बार ये होता है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतने सालों की जो जंग चल रही है वो चल क्यों रही है। कोऑपरेशन तो हम चाहते हैं, लेकिन कई बार आपको ये भी समझ में आता है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है इससे रन होती है ना। तो बहुत लोग हैं जो ये चाहते भी नहीं हैं, दिखता होगा आपको ऑन फेस, वो कहेंगे कि हम चाहते हैं
कि पीस हो जाए, रीजनल पीस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन अंडर करंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं और जो बेसिकली ये संधियाँ होने देना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर हम ये आइडियलिज्म की बात करते हैं कि अगर इसमें आता है तो बहुत सालों से जो मिसट्रस्ट चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, या जो भी मिसगिविंग्स हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो कंप्लीट हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, उससे हम उभर जाएंगे, साथ में दोनों की इकॉनमीज़ ग्रोथ करेंगी, पाकिस्तान की इकॉनमी भी ग्रोथ करेगी, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि आइडियलिज्म की बातें हैं, यूटोपियन बातें हैं, हमने हर एस्पेक्ट को इसमें पढ़ लिया है और आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का इस पे जो रवैया है वो बहुत कड़ा है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट इज ऑफ द फर्म बिलीव दैट कनेक्टिविटी इनिशिएटिव मस्ट बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स। हम ये बात मानते हैं और एक्चुअली हम ये बात इतनी स्ट्रांगली मानते हैं कि आप ये बात समझिए कि जब पाकिस्तान और कश्मीर का जो मुद्दा है इंडिया में, मतलब ये कश्मीर हमारा टेरिटोरियल रीजन है, ये हम मानते हैं और ये है भी, उसके बावजूद जो आज़ाद कश्मीर है जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम बोलते हैं, जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उसमें जो LOC खींची हुई है, मतलब आइडियली नक्शे पे वो हमारे आती है, तो भी जब कारगिल का युद्ध हुआ तो भी हमने LOC क्रॉस नहीं की, वो घुसपैठिए जो है LOC के क्रॉस करके आए इंडिया में, ठीक है, तो भी हमने LOC क्रॉस नहीं की। तो अगर आप बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या इंटरनेशनल जो भी एक आप कह सकते हैं संधि होती हैं, हम उसका इतना ऑनर करते हैं। ये सारी गवर्नमेंट्स ने किया है, ये ना सिर्फ ये गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट इसका उतना ऑनर करती है। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं वो बात अलग है, मतलब वो सर्जिकल स्ट्राइक्स, हालांकि ये जो हुई है, जो आप कह सकते हैं पुलवामा अटैक के बाद, जो उड़ी के बाद हुई है, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसकी बहुत ज़्यादा बात हो गई, बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई, क्योंकि आपको मालूम है आजकल चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल जाती हैं और क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी आके पुष्टि कर दी, कई सारी चीज़ें होती हैं उसमें भी, अगेन वो एक अलग कंप्लीट अलग स्टेट हो जाएगा, अलग चीज़ हो जाएगी अगर हम उस पर डिस्कशन करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। पर सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा से होती आई हैं, ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार के समय पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होती थी। तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है होती हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब भाई आप समझा रहे हैं, आप कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कोई चीज़ हो ही नहीं रही है, तो आपको कई बार मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर बाय एंड लार्ज हम देखें तो हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का या इंटरनेशनल नॉर्म्स का हमेशा समर्थन करते हैं और हमेशा उसकी इज्जत करते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं या अगर हम कोई ट्रीटीज़ की या संधि की भी बात करते हैं, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, उसका पालन होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। They must follow principle of openness, transparency and financial responsibility and must be pursued in a manner that respects sovereignty, equality and territorial integrity of other nations। ये हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत हमेशा ये चीज़ करता है कि हम लोगों की, उनकी स्वाधीनता की, उनकी इक्वालिटी की, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस की, उनके टेरिटोरियल बॉर्डर्स की, उनके लोगों की भावनाओं की, सोशल वाइबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की, ओपननेस की, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं। हम हमेशा इनका ध्यान रखते हैं और इनको फॉलो करते हैं और यही उम्मीद हम दूसरों से करते हैं। बट अफसोस की बात है कि हम हमेशा, हमारे हाथ में आप कह सकते हैं कि हमें अफसोस की ही स्थिति में आना पड़ता है क्योंकि हमारे पड़ोसी ऐसे हैं कि उस चीज़ को मानते नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। आपको पूरा का पूरा जो हमने आज डिस्कशन किया चाइना इकोनॉमिक बॉर्डर पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक बॉर्डर पे, वो आपको क्लियर हुआ होगा, कॉरिडोर पे सॉरी, वो आपको क्लियर हुआ होगा। हमारा क्या स्टैंड है, हमने ये डिस्कशन क्यों किया, ये समझ में आया होगा कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे, टॉपिक था चाइना इकोनॉमी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक बॉर्डर, ये इससे बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है अपने आप में इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक तो था ही, इंटरनेशनल पॉलिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेशनल पॉलिटी की और आसपास के जो हमारे रिलेशन है उसकी समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कहीं किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई चीज़ समझना चाहते हो तो इंटरनेशनल पॉलिटी को थोड़ा सा समझने के लिए आपको आसपास में, जिसको बोलते हैं ना आँख कान मुँह नाक सब खोल के रहना पड़ेगा, राइट। आपको देखना पड़ेगा कि आसपास आपके क्या हो रहा है। ये दिस इज़ द बेस्ट एज, जो आज आपकी एज है ना, आप जो 9th 10th ग्रेड में है, ये बहुत अच्छी एज है अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की। इस टाइम पे जैसी सोच बन जाएगी ना, वो पूरी ज़िंदगी साथ देगी, ठीक है। तो अभी कोई भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप किसी भी चीज़ का सिर्फ एक पहलू ना देखें, आप किसी भी चीज़ का दूसरा पहलू भी देख के चलें। किसी भी चीज़ का ना, सिक्के का कभी एक पहलू नहीं होता, उसका हमेशा दूसरा पहलू होता है। वो सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन दो पहलू ज़रूर होते हैं। तो आपका दिमाग जो है हमेशा बहुत ऑब्जेक्टिवली वर्क करना चाहिए। तो अभी हमने बात क्या की
जो यहाँ पे लिखा हुआ था क्या होना चाहिए, कैसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, आइडियलिज्म के हिसाब से भी हमने बात की और ज़मीनी हकीकत भी हमने डिस्कस की। ठीक है, जो चीज़ें बोली जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें मेक बिलीव पे काम कर रही हैं कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, ये जो चीज़ें प्रस्तावित हैं, ये जो चीज़ें प्रोजेक्शन पे हैं, हमने वो भी बात की, और जो चीज़ें अंडर करंट पे हैं हमने वो भी डिस्कशन किया। ठीक है, अब अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें तो हमें क्या करना होता है, हमें मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे जाना है, magnetbrains.com। इस पे हमारे जो भी कोर्सेज चलते हैं K-12 से लेके NTSC, ओलंपियाड, सब मालूम है आपको। ओलंपियाड पे जाएंगे, ओलंपियाड जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर है। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो देखो इस तरह का पेज ओपन होगा। जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये जैसे शॉर्टी नोट सीरीज़ में है ना, तो शॉर्टी नोट सीरीज़ में आप जाओगे तो इस तरह का पूरा, जैसे एक कोई टॉपिक आपने जैसे आर एनवायरनमेंट किया तो उसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं वो आपको इस तरह से मिल जाएंगे। आपके पास वॉच नाउ का ऑप्शन है, कितने बड़ा वीडियो है ये भी आपको पहले पता चल जाएगा। नाउ जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप चाहें तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, नहीं चाहें तो आपके पास ऑलवेज आगे बढ़ने का ऑप्शन है। सेम चीज़ यूट्यूब पे भी है, हमारी चैनल है उसकी प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगा। जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो FB पे और व्हाट्सएप पे, FB चैनल पे, और कहाँ पे मिल जाते हैं, टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाते हैं आपको, इंस्टा पे मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई है तो नीचे लिख सकते हो। ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाकी अपन जो साथ में कॉन्सेप्ट वगैरह कर रहे हैं वो साथ में अपना चल रहा है, तो अपना जो एग्ज़ाम आने वाला है IGKO के लिए वी आर गेटिंग क्वाइट प्रेप्ड अप फॉर इट, और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऑलराइट, सो यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।